लाइफ प्रोसेसेस, तो लाइफ प्रोसेसेस वो सारी एक्टिविटीज होती है जो भी किसी ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करना जरूरी होता है उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। बेसिकली दीज एक्टिविटीज आर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड रिप्रोडक्शन इज अ लाइफ प्रोसेस, पर नेसेसरी लाइफ प्रोसेस नहीं है। तो न्यूट्रिशन बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी दो वैरायटी होती है, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इन फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट, और इन कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना केमिकल्स की मदद से सिंथेसाइज करते हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया जो कि अपना खाना बनाता है हाइड्रोजन सल्फाइड से, H2S से। तो अब बात करते हैं प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। प्लांट्स के में न्यूट्रिशन की प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये वो प्रोसेस होती है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं जो कि होता है कार्बोहाइड्रेट विद द हेल्प ऑफ CO2, वाटर एंड क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी। ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो फाइनली जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होती कैसे है। अब ये जानने के लिए हमें पहले ये तो जानना पड़ेगा ना कि जहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है उस चीज का स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले बेसिकली फोटोसिंथेसिस लीफ के अंदर होती है। तो सबसे पहले जानते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा माइक्रोस्कोपिक पोर्स टाइप के होते हैं जो कि लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक तरह से किडनी बीन शेप्ड दो सेल्स होते हैं। स्टोमेटा का फंक्शन होता है गैसियस एक्सचेंज कराना और ट्रांसपायरेशन करवाना। ट्रांसपायरेशन बेसिकली जो प्लांट्स के अंदर एक्स्ट्रा पानी होता है ना उसको प्लांट्स के अंदर से निकालने के प्रोसेस को ही ट्रांसपायरेशन कहते हैं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि लीफ के ऊपर और नीचे एक लेयर होती है एपिडर्मिस की, जिसके नीचे होते हैं कुछ मीजोफिल सेल्स। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रेक्टेंगुलर पेलिसिटेट सेल्स। ये काफी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल का लेवल भी कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। और दूसरे होते हैं स्पॉन्जी पेरेन्काइमा सेल्स, इनके बीच में बहुत सारे इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं और इनके अंदर कंपैरेटिवली क्लोरोफिल भी कम होता है। और ये जो लीफ की अपर लेयर होती है ना उसकी एपिडर्मिस में स्टोमा भी प्रेजेंट होते हैं। स्टोमा मतलब वही स्टोमेटा। ये स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज भी करता है। तो गैसियस एक्सचेंज के थ्रू जो CO2 होती है वो जाती है लीफ के अंदर। अब ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा सेल्स के बीच में इतने सारा इंटरसेल्युलर स्पेसेस है, तो इस इंटरसेल्युलर स्पेस से होती हुई जो CO2 है वो सीधा चली जाती है पेलिसिटेट सेल्स में, और पेलिसिटेट सेल्स में क्या है बहुत सारा क्लोरोफिल। अच्छा, फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली होता कैसे है? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है प्लास्टिड के अंदर। अब ये प्लास्टिड बेसिकली पिगमेंट्स कंटेन करते हैं, और पिगमेंट भी स्पेशल क्लोरोफिल पिगमेंट। प्लास्टिड बेसिकली एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं थाइलाकॉइड। इन थाइलाकॉइड के अंदर ही क्लोरोफिल होता है, और जब ये थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक अरेंज हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रेना। और पूरे प्लास्टिड के अंदर कुछ मैट्रिक्स लाइक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा। स्टोमा नहीं, स्ट्रोमा। तो अब ये जो क्लोरोफिल होता है ये करता क्या है? जब लाइट एनर्जी प्लास्टिड पे पड़ती है, प्लास्टिड के अंदर थाइलाकॉइड में क्लोरोफिल है ना, ये उस लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेता है और उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। और इस केमिकल एनर्जी का यूज करा जाता है पानी को स्प्लिट करने के लिए, यानी कि पानी का फोटोलिसिस करवाने के लिए। फोटोलिसिस इसलिए क्योंकि यहाँ पे लाइट की मदद से पानी को तोड़ा गया है। अब तुम कहोगे केमिकल एनर्जी की मदद से तोड़ा गया है, तो नहीं भाई, स्टार्टिंग तो लाइट से ही हो रही है ना। अगर लाइट ही नहीं आती तो केमिकल एनर्जी में किसको बदल लेते? अब यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है जिसमें H2O से H2 और O2 अलग हो जाते हैं। जो ऑक्सीजन है वो तो सराउंडिंग्स में चला जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज के थ्रू, और जो हाइड्रोजन है उसको प्लांट संभाल के रख लेता है। और इसके साथ साथ प्लांट में दो एनर्जी के पॉकेट्स बन जाते हैं जिनको बोलते हैं ATP एंड NADPH2। तो अब जो स्टोमेटा है वो ऑक्सीजन को बाहर भेज के CO2 को अंदर ले लेता है, और वो CO2 इकट्ठा हो जाता है स्ट्रोमा में। जो प्लांट के थाइलाकॉइड में हाइड्रोजन, ATP, NADPH2 जो भी है ना, वो सब थाइलाकॉइड से निकल के आ जाता है स्ट्रोमा में। अब स्ट्रोमा में CO2 ऑलरेडी है, हाइड्रोजन भी है। भाई कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए हमको क्या चाहिए रहता है? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हम पे तीनों चीजें हैं, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी है। तो अगर ये CO2 के साथ ये हाइड्रोजन मिल जाए तो हमको रीअरेंज करके मिल जाएगा ग्लूकोज, पर इनको हम मिलाएंगे कैसे हाइड्रोजन को CO2 के साथ? तो यहाँ पर आते हैं एनर्जी के पॉकेट। ATP और NADPH2 की मदद से ये जो हाइड्रोजन है ये मिल जाता है CO2 में, मतलब CO2 के साथ कंबाइन हो जाता है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ CO2 हुआ है। भाई किसी भी चीज में हाइड्रोजन का एडिशन को ही हम रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे CO2 का रिडक्शन हुआ है जिससे बन गया है ग्लूकोज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। प्लांट का खाना बन चुका है, अब वो अपना खाना खाएगा और सो जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहला है साइज ऑफ लीफ। अगर लीफ का सरफेस एरिया ज्यादा है तो उसमें उतना ही ज्यादा क्लोरोफिल होगा, और जितना ज्यादा क्लोरोफिल उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस। और प्लांट को भाई अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए सिर्फ CO2, पानी, कार्बोहाइड्रेट वगैरह की भी तो जरूरत नहीं होती है ना, उसको बाकी न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए होते हैं। और बाकी न्यूट्रिएंट्स उसको मिलते हैं सॉइल से, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब उसको सॉइल से मिलते हैं। तो बेसिकली सॉइल क्वालिटी भी एक फैक्टर है प्लांट
हेल्दी रखने के लिए, और हेल्दी प्लांट में ज्यादा अच्छे से फोटोसिंथेसिस होगा। CO2, जितनी ज्यादा CO2 होगी उतनी ज्यादा उसका रिडक्शन होगा और उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस। H2O यानी कि वाटर। अच्छा, लाइट रिएक्शन में पानी टूट रहा था, फोटोलिसिस हो रहा था पानी का, पर अगर पानी ही नहीं होगा तो फोटोलिसिस किसका होगा, और अगर हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा कैसे। तो जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा हाइड्रोजन, उतना ज्यादा बेसिकली फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस की स्टार्टिंग ही क्लोरोफिल से हो रही है। जब तक क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को ट्रैप नहीं करेगा तब तक फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। टेम्परेचर है, बेसिकली खुद की लाइफ को सस्टेन करने के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है। जब गर्मियां होती है तो तुम AC चलाते हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ठंडों में गर्म कपड़े पहनते हो पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो प्लांट्स को भी ऐसे कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है जिसमें उनकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, और वो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो रही ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि अपना खाना बेसिकली खुद से नहीं बना पाते, तो वो अपना खाना आउटसोर्स करते हैं। सेप्रोफाइट्स, ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं, सड़े गले मरे सामान पे ग्रो करते हैं। एग्जांपल इंडियन पाइप, जिसको गोस्ट प्लांट भी कहते हैं, एंड कोरल रूट। पैरासिटिक प्लांट्स, अपने न्यूट्रिशन का एक पार्ट या फिर अपना पूरा ही न्यूट्रिशन किसी और होस्ट प्लांट से डिराइव करते हैं, पर ये होस्ट प्लांट को कोई फायदा नहीं पहुंचाते, बस ये उनका न्यूट्रिशन जबरदस्ती डिराइव करते हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं होता। जैसे कि कसकटा, एक पीले रंग का क्लाइंबर होता है जो कि उसके अंदर, कसकटा के अंदर कुछ सकर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट के अंदर घुस के उसके फ्लोएम तक चले जाते हैं, और फ्लोएम में क्या आता है, खाना आता है। तो अब जो खाना प्लांट ने अपने लिए बनाया है उस खाने को ले लेते हैं उस प्लांट से। पर हाँ, ये पैरासिटिक प्लांट्स किसी को ऐसे बिल्कुल मार ही नहीं देते हैं, बस उसके खाने का थोड़ा सा पार्ट लेते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बेसिकली ऑटोट्रॉफिक तो होते हैं, पर कुछ डेफिशिएंसीज की वजह से ये बेसिकली कीड़े पकड़ के खाते हैं। ये मोस्टली नाइट्रोजन डेफिशिएंट एरियाज में पाए जाते हैं, तो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कुछ कीड़े पकड़ते हैं और फिर उनसे अपनी नाइट्रोजन की कमी पूरी करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये एक अकेली ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है। ये बेसिकली दो ऑर्गेनिज्म का एसोसिएशन है जो कि एक दूसरे के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है। जैसे कि लाइकेंस, ये एसोसिएशन होता है एल्गी और फंगस के बीच में। बेसिकली एल्गी के पास होता है क्लोरोफिल, वो कर लेता है फोटोसिंथेसिस और फंगस को थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस का बनाया हुआ खाना दे देता है, और फंगस बेसिकली एल्गी को पानी में से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो ये दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। अच्छा, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में तो हो गया, पर एनिमल्स में तो होता ही सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एनिमल्स में भी 3 तरह का होता है। एक वही सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो अपना खाना ऑब्टेन करते हैं सड़े गले मरे सब्सटेंसेस से, और ये बेसिकली अपने अंदर के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको अपनी बॉडी से बाहर निकाल के बाहर ही खाने को डाइजेस्ट करते हैं, और फिर जो सिंपल मटेरियल मिलता है ना उसको ऑब्जॉर्व करते हैं। तो इनके अंदर न्यूट्रिशन इनकी बॉडी से बाहर होता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ये ऑर्गेनिज्म बेसिकली अपना खाना पूरी तरह से या फिर कुछ अमाउंट में किसी और होस्ट एनिमल से लेते हैं, पर ये उनको मारते नहीं है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसको इंजेस्टिव न्यूट्रिशन भी कहते हैं। एनिमल किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को पहले अपनी बॉडी के अंदर लेता है और फिर उसका ब्रेक डाउन करता है, यानी कि फिर उसका डाइजेशन करता है। दैट इज कि वो होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो कर रहा है। इसके एग्जांपल्स हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, वी ह्यूमंस। होलोजोइक न्यूट्रिशन में बेसिकली 5 पार्ट्स होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इजेशन। इन सभी को आगे पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स में होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ह्यूमन बींग्स में 2 सेपरेट ओपनिंग्स होती है, एक होती है माउथ, एक होती है एनस। माउथ से हम करते हैं इंजेशन। इंजेशन मतलब खाने को बेसिकली माउथ के अंदर रखना और उसको फिजिकली छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना विद द हेल्प ऑफ टीथ। ह्यूमंस में हेट्रोडोंट टीथ होते हैं, खाने को कट करने में, क्रश करने में और ग्राइंडिंग में मदद करते हैं। जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है उसकी लाइनिंग काफी सॉफ्ट होती है, तो अगर हम खाने को ऐसे ही निगल लेंगे तो भाई काफी रफ खाना होगा, तो हमको उसको थोड़ा सा ना सॉफ्ट बनाना पड़ता है, और ये काम करता है सलाइवा। सलाइवा बेसिकली खाने के साथ मिक्स हो जाता है, जिसको हम बोलस बोलते हैं। जब भी हमको एक टेस्टी सी चीज देखते हैं तो हमारे मुंह से पानी आने लगता है, तो वो एक्चुअली पानी नहीं होता है, वो सलाइवा होता है जो कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट कर रहे होते हैं। हमने ये जो खाना तोड़ा है, अगर इसको अब्सॉर्ब होना है हमारे एलिमेंट्री कैनाल से, तो उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूटना पड़ेगा, और ये होता है विद द हेल्प ऑफ बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट यानी सिंपली एंजाइम्स। तो भाई सबसे पहली चीज है जो कि हमारे खाने में डाइजेस्ट होती है, वो होती है कार्बोहाइड्रेट। ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है बनाती है सलाइवा, और इस सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज जो कि एक तरह का एंजाइम है। एंजाइम खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं।
तो ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ये तोड़ता है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर्स में। और ये जो सलाइवा एक तरह से खाने को लुब्रिकेट करने का भी काम करता है, ताकि वो जो खाने का मूवमेंट है वो काफी स्मूथली हो पाए हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल से। तो अब ये खाना बेसिकली मिक्स हो गया सलाइवा के साथ। अब ये मिक्स क्या ऐसे ही हो गया, तो हमारे माउथ में एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, दैट इज टंग। तो ये जो टंग होती है मदद करती है खाने को सलाइवा के साथ मिक्स होने में, मतलब ये बोलस फॉर्मेशन में मदद करती है और खाने को निगलने में। और ये खाने का बेसिकली माउथ में भी मूवमेंट में हेल्प करती है। और अब जो ये खाना स्वॉलो हो गया है तो ये जाता है अब ईसोफेगस में। ईसोफेगस 25 सेंटीमीटर लगभग का एक ट्यूब लाइक ऑर्गन होता है। और ईसोफेगस में जब फूड जाता है तो फिर ईसोफेगस में एक मूवमेंट होता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस होते हैं जो हमारे ईसोफेगस करता है ताकि खाना नीचे पुश हो पाए, स्टमक तक जा पाए। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस। अब हमारे मुंह से खाना स्टमक में तो आ गया है। स्टमक एक लार्ज बैग लाइक ऑर्गन है। स्टमक में भी पेरिस्टालसिस होता है। स्टमक के अंदर उसके अपने गैस्ट्रिक जूस होते हैं जो कि सिक्रेट करे जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा, जो कि स्टमक की वॉल्स पे प्रेजेंट होती हैं। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से ये 3 चीजें सिक्रेट करती हैं। एक होता है पेप्सिनोजन एंजाइम, दूसरा HCl एंड तीसरा म्यूकस। जो पेप्सिनोजन एंजाइम होता है वो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, अब हमारे पेट में इतनी खतरनाक एसिड HCl होने की जरूरत क्या है? क्योंकि ये जो पेप्सिनोजन एंजाइम है ये एक्टिवेट ही होता है एसिडिक मीडियम में। हमारे पेट में इतना खतरनाक एसिड है HCl, तो हमारे पेट में कुछ क्यों नहीं होता? तुमने सुना होगा कि सीने में जलन हो रही है, तो जो हमारा ईसोफेगस और पेट होता है उसके बीच में एक स्पिंटर प्रेजेंट होता है। स्पिंटर बेसिकली वो मसल्स होती हैं जो कि खाने के फ्लो को रेगुलेट करती है, मतलब खाने का बैक फ्लो रोकती हैं। तो कभी कभी ये जो स्प्रिंटर है ये सही से बंद नहीं होता, और जो खाना है जब स्टमक में पेरिस्टालसिस हो रहा होता है, खाने को गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स किया जा रहा होता है, तो वो खाना थोड़ा सा ईसोफेगस में भी चला जाता है। अभी खाने के साथ क्या मिक्स है? HCl। तो ये जो HCl ही हमारे सीने पे जलन करता है, इसको ही बोलते हैं हार्ट बर्न या फिर एसिड रिफ्लक्स। तो फिर ये जो इतना खतरनाक एसिड है ईसोफेगस में नुकसान कर रहा है, पर हमारे पेट में तो कुछ फील नहीं होता, क्योंकि पेट में एक लाइनिंग बनी होती है म्यूकस की। ये म्यूकस पेट को प्रोटेक्ट करता है HCl से। और दूसरी चीज जो HCl होता है वो अपनी डाइल्यूट फॉर्म में होता है। अब खाना बेसिकली स्टमक में 3 से 4 घंटे रुका, और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होती है एक मसल जिसको बोलते हैं स्पिंटर मसल, जो कि खाने को धीरे धीरे रिलीज करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन पूरे एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, पर स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका डायमीटर छोटा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 6-7 मीटर का होता है, पर इतने छोटे से स्पेस में इसलिए फिट हो जाता है क्योंकि हाईली कॉइल्ड होता है। और इसकी लेंथ अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफर करती है। जैसे कार्निवोर्स को खाना रहता है मीट इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो उनका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होगा। हर्बीवोर्स को खाना रहता है सेलुलोज को डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, तो हर्बीवोर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स का कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर ही होता है। इसीलिए यहाँ पे लिवर और पेनक्रियास से भी सिक्रीशंस आते हैं ताकि खाने का डाइजेशन हो पाए। अच्छा, स्टमक से जो खाना आ रहा है वो एसिडिक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है भाई कोई म्यूकस की लेयर, तो अब इस खाने को एल्कलाइन बनाना पड़ता है, और ये काम करता है बाइल जूस। बाइल जूस जो स्टमक से एसिडिक खाना आ रहा है उसको एल्कलाइन बनाता है, और एक और काम करता है, ये फैट्स को इमल्सिफाई करता है। मतलब बाइल जूस की मदद से जो बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो टूटते हैं छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में। बाइल जूस एक अकेला ऐसा डाइजेस्टिव जूस है जिसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होते। अच्छा, खाने को एल्कलाइन करने की जरूरत क्या है? क्योंकि पेनक्रियास से जो पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है उसके एंजाइम्स को काम करने के लिए चाहिए होता है एल्कलाइन मीडियम। फिर जो पेनक्रियाटिक जूस है जो कि पेनक्रियास से आ रहा होता है, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनका नाम होता है बेसिकली ट्रिप्सिन। ये प्रोटीन्स को और छोटे यूनिट्स में तोड़ता है। पहले पेट में प्रोटीन टूटा, अब पेनक्रियाटिक एंजाइम से टूट रहा है। पेनक्रियाटिक लाइपेज बेसिकली इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करता है जो लिवर के बाइल जूस से इमल्सिफाई हुए थे। देन जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती है उनमें भी कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ये बनाते हैं इंटेस्टाइनल जूस। और इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ये फाइनली सारे प्रोटीन जो कि गैस्ट्रिक जूस के एंजाइम से और पेनक्रियाटिक जूस के एंजाइम से स्मॉल यूनिट्स में टूटता हुआ आ रहा है, वो प्रोटीन यहाँ पे फाइनली अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आए थे भाई बकल कैविटी में, सारे कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ी ना टूट जाएंगे, तो बचे हुए जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। और जो फैट्स होते हैं जो कि इमल्सिफाइड होते हैं जिनको बाद में पेनक्रियाज ने भी डाइजेस्ट करा होता है, वो बाद में फाइनली टूटते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। तो अभी जो डाइजेस्टेड फूड है इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स टूट तो गए, अब इन न्यूट्रिएंट्स
न्यूट्रिएंट्स को ब्लड सेल्स तक पहुंचाएगा कौन और कैसे पहुंचाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको बोलते हैं विलाए। ये विलाए बेसिकली अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। इनमें काफी रिच सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स की और यहीं से होता है बेसिकली खाने का अब्जॉर्प्शन। और अब ये खाना विलाए के थ्रू अब्जॉर्ब होकर चला जाता है ब्लड में और अब ब्लड इसको सारे बॉडी सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब यहाँ पर हो गया अब्जॉर्प्शन। अब इस खाने को यूटिलाइज करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं असिमिलेशन। और ये बेसिकली एनर्जी ऑब्टेन करने में और जो नए टिश्यूज होते हैं उनको बनाने में और जो पुराने टिश्यूज होते हैं उनके रिपेयर वगैरह में यूज होती है। और अब भाई न्यूट्रिएंट्स भी निकल गए, अब सारा फूड थोड़ी ना अब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ अनअब्जॉर्ब फूड भी बचता है, वो भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे फर्दर इसके अंदर से और ज्यादा पानी और मिनरल्स निकाल लिए जाते हैं। और अब लार्ज इंटेस्टाइन से खाने को फाइनली एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है और इसको रेगुलेट करता है एनाल स्फिंक्टर। न्यूट्रिशन इन अमीबा। बेसिकली अमीबा एक प्रोटोजोन एनिमल है जिसके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ये बेसिकली माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स पे और दूसरे प्रोटोजोआ वगैरह पे फीड करता है। इसके न्यूट्रिशन के बेसिकली इंजेक्शन के प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। ये फूड को इनगल्फ करता है सूडोपोडिया बनाकर। सूडोपोडिया यानी कि फेक फीट लाइक प्रोजेक्शंस। बेसिकली जब भी इसको खाना दिखता है ये उसके चारों तरफ कुछ ऐसे पैर टाइप के बना लेता है जो कि बाद में उसकी मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती है। चारों तरफ इसने सूडोपोडिया बना लिए। अब वो सूडोपोडिया एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे और उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्यूज हो जाएंगी और एक वैक्यूल बन जाएगा, जिस वैक्यूल के अंदर वो जो बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ था जो कि अमीबा का फूड बनने वाला था वो आ गया है। और बेसिकली अब इस वैक्यूल के अंदर थोड़े बहुत लाइजोसोम्स वगैरह आ जाएंगे जो कि कराएंगे डाइजेशन। इसका अब्जॉर्प्शन होता है। बेसिकली एक ही सेल है जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है ना वो उसके साइटोप्लाज्म में ही अब्जॉर्ब हो जाता है थ्रू डिफ्यूजन। जितना भी एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन और लिपिड्स की फॉर्म में। असिमिलेशन ये प्रोसेस होता है एनर्जी ऑब्टेन करने का। जो भी अब्जॉर्प्शन से अमीबा ने मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब करे हैं ना डाइजेस्टेड फूड के, उसको ही बॉडी में यूटिलाइज करने को असिमिलेशन बोलते हैं। इससे बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस होती है ताकि अमीबा अपने लाइफ प्रोसेसेस वगैरह और काम कर पाए। एंड देन इजेशन, जो भी पार्ट इसका अनडाइजेस्टेड रह जाता है ना वो उस वैक्यूल में ही रह जाता है। तो फिर बाद में वो जो वैक्यूल होता है वो बेसिकली खुल जाता है, उसकी मेम्ब्रेन्स अलग अलग हो जाती है और वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर आ जाता है अमीबा की बॉडी के। रेस्पिरेशन। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन तो हो गया है, यानी कि जो खाना है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूटकर हमारी बॉडी में आ तो गया है। तो अब उस खाने से बनाई जाती है एनर्जी जो कि अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करने में और बॉडी के अलग अलग एक्टिविटीज में यूज होती है। पर हाँ, ये एनर्जी एक्चुअली बनती कैसे है? सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। देखो, कुछ लोगों को लगता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम है, तो नहीं, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम नहीं है। इनफैक्ट जो ब्रीदिंग है वो रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है। देखो, रेस्पिरेशन को अगर हम साइंटिफिकली देखें तो इसमें 2 स्टेप्स आती है। एक होता है गैसियस एक्सचेंज और दूसरा होता है ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड। एंड स्पेसिफिकली गैसियस एक्सचेंज वाले पार्ट को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। तो ब्रीदिंग एक तरह का वेंटिलेशन प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और जो कि कुछ बेसिकली इवॉल्व्ड एनिमल्स होते हैं जैसे कि मैमल्स, उनमें ब्रीदिंग को एक रिदमिक मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड स्केलेटन भी कहा गया है, जो कि हम आगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस में पढ़ेंगे। अभी के लिए ब्रीदिंग इज सिंपली एक तरह का वेंटिलेशन प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। एंड द सेकेंड पार्ट इज ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड जिसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। सिर्फ ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन नहीं बोलते। रेस्पिरेशन में सिंपल फूड को तोड़ना भी इन्वॉल्व होता है। ये बेसिकली हर एक लिविंग सेल के अंदर होता है। और यार देखो, इतने सारे डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है हमारे आसपास, तो उनका मन है ना कि वो उनके बॉडी में जो सिंपल फूड है उसको किस भी तरह से तोड़े। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बेसिकली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ते हैं और कुछ होते हैं जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में तोड़ते हैं फूड को। तो डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, सेलुलर रेस्पिरेशन 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज एरोबिक एंड सेकेंड इज एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होता है ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अच्छा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वर्ड पर जाओ। रेस्पिरेटरी यानी कि कहीं ना कहीं वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, एंड सबस्ट्रेट यानी कि कोई भी सब्सटेंस, बेसिकली कोई भी सब्सटेंस जो कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, यानी कि रेस्पिरेशन में काम आ रहा है, और जिसको हम मेनली ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज इज द काइंड ऑफ सिंपलेस्ट शुगर। सिंपलेस्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज होता है जो कि टूटता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इसमें निकलती काफी सारी एनर्जी। अच्छा, अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन एक्चुअली होता कैसे है? तो हमारी सेल के पास आ जाता है ग्लूकोज।
जो हमने खाना खाया उससे सेल के पास ग्लूकोज तो आ गया, पर सिर्फ अकेले ग्लूकोज से काम नहीं होगा ना, हमको उसको ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन भी कराना है। ऑक्सीजन भी आ जाता है थ्रू ब्रीदिंग। तो अब ये जो ग्लूकोज है ये आ जाता है सेल के साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म के बेसिकली साइटोसोल पार्ट में, जो कि टूटता है पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट में, जो कि होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ने में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर हाँ इससे आगे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ये जो पायरुवेट है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है। अब तो यहाँ पे बेसिकली ग्लाइकोलिसिस हुआ है ग्लूकोज का। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज यहाँ पे टूटा है पायरुवेट में, टूटने को हम केमिस्ट्री में लाइसिस बोलते हैं, और यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ है तो ग्लाइकोलिसिस। तो अब यहाँ पे पायरुवेट आ गया और एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो अब ये जो पायरुवेट है ये बेसिकली सेल के साइटोप्लाज्म में टूट चुका है। अब ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और पायरुवेट जब माइटोकॉन्ड्रिया में गया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, टूट गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में, और इसमें निकली बहुत सारी एनर्जी। यहाँ पे बेसिकली काउंट में देखा जाए तो 38 एटीपी बनते हैं। तो ये हो चुकी है एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन ये भी एक तरह से ऑक्सीडेशन ही होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का, पर ऑक्सीजन के एब्सेंस में। अब तुम कहोगे ऑक्सीजन के एब्सेंस में ऑक्सीडेशन, तो हाँ, ऑक्सीडेशन का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन से नहीं होता, किसी भी सब्सटेंस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन तो होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का, पर बिना ऑक्सीजन के, और इसीलिए यहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है। तो ये 2 केसेस हो सकते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के, एक ऑक्सीजन है ही नहीं या फिर थोड़ी सी ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट स्टेप सबकी सेम होती है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है पायरुवेट में, और फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरुवेट बाद में जाके टूटता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, और इसमें निकलती है एनर्जी। पर हाँ, अब ये जो पायरुवेट टूटता है ना इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटा है, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी ऑक्सीजन यूज हुआ ही नहीं है। इथेनॉल 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, और यहाँ पे जो एनर्जी बनती है ना वो काफी कम होती है कंपैरेटिवली, सिर्फ यहाँ पे 2 एटीपी बनते हैं। और अब तुम कहोगे ये तो एब्सेंस में हो गया, अब जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है वहाँ क्या होता है? तो वहाँ पर भी बेसिकली इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ही होता है, पर लैक्टिक एसिड में होता है। जब हम बेसिकली बहुत विगरसली एक्सरसाइज कर लेते हैं तो फिर बेसिकली हमारे लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, पर जब हम बहुत विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो ऑक्सीजन इतना इनफ नहीं होता कि वो हमको परफेक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे पाए। तो इसलिए हमारी बॉडी की सेल्स भी एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देती हैं, मसल सेल्स बेसिकली। तो यहाँ पर भी सबसे पहला स्टेप तो तीनों में सेम ही होगा, तीनों ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होगा पायरुवेट में, और यहाँ पे जरूरत नहीं होगी ऑक्सीजन की। फिर उसके बाद में इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन जो पायरुवेट है वो टूटेगा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में, और ये एनर्जी भी बहुत कम होती है, लगभग 2 एटीपी ही होते हैं। तो ये होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। और हाँ, अगर तुमको कहीं पर क्रेब्स साइकिल वर्ड देखने को मिल जाए तो पगला मत जाना। क्रेब्स साइकिल वो प्रोसेस होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही होती है। ग्लाइकोलिसिस तो तीनों में ही सेम है, पर क्रेब्स साइकिल सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में ही होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में सारी प्रोसेसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो हमारी बॉडी सेल्स में तो होता ही है, संग में ईस्ट में और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होता है। और ईस्ट में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं। अच्छा, अब ये तो रही कॉमन बात जो कि हर जगह तुमको एक सी मिलेगी। तो इस चैप्टर में हमको अब 3 चीजें डिस्कस करनी है। एक तो रेस्पिरेशन इन ईस्ट जो कि वही एनारोबिक होता है, दूसरा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, तो ह्यूमन बॉडी होती है काफी बड़ी, तो उसमें बेसिकली ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम पे एक परफेक्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम होता है, जिसमें सबसे पहले आते हैं नोस्ट्रिल्स। ह्यूमन बींग्स में बेसिकली नोस्ट्रिल्स का एक पेयर होता है जो कि मतलब आगे लोअर एंड पे सिचुएटेड होता है, इनको हम एक्सटर्नल नेल्स भी बोलते हैं। और ये जो नोस्ट्रिल्स होते हैं ये ओपन होते हैं नेजल कैविटीज में। तो नोस्ट्रिल्स ओपन होते हैं कैविटीज में जिनको बोलते हैं नेजल कैविटीज। ये बेसिकली एक दूसरे से सेपरेटेड होती है एक नेजल सेप्टम के थ्रू जो कि कार्टिलेज का बना होता है। भाई अपनी नाक के हाथ डाल के देख लो, तुमको फील होगा। और नेजल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं सीलिया और म्यूकस। सीलिया बेसिकली एयर को फिल्टर करता है और म्यूकस बेसिकली जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उनको ट्रैप करने का काम करता है।
भाई सीलिया ने जो भी एयर फिल्टर करी, उसके बाद फिल्टर करके जो भी डस्ट बची उसको म्यूकस ट्रैप कर लेता है। और उसके बाद ये जो नेजल कैविटी है ये ओपन होती है फेनिक्स में। फेनिक्स बेसिकली कॉमन पैसेज होता है खाना और हवा के लिए। फेनिक्स बेसिकली आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है विंड पाइप और विंड पाइप के जस्ट पीछे होता है फूड पाइप। विंड पाइप को ट्रैकिया भी बोलते हैं। जो फेनिक्स है वहां से हवा जाती है ट्रैकिया में। ये भी एक तरह का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एलिवेटेड होता है फ्रॉम फेनिक्स टू ब्रोंकाई। और ये जो ट्रैकिया होता है इसके चारों तरफ सी शेप की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि इनकम्प्लीट रिंग्स। ये बेसिकली ट्रैकिया की तीन तरफ होती है क्योंकि पीछे वाली साइड फूड पाइप होता है। अभी तुम आगे पढ़ोगे, जब हम ब्रीथ करते हैं तो एक प्रेशर डिफरेंस आता है और उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो पाइप है वो एक दूसरे से चिपक भी सकता है, कोलैप्स भी हो सकता है। तो इसीलिए ताकि पाइप कोलैप्स ना हो उसको रोकने के लिए रिंग्स प्रेजेंट होती है ट्रैकिया के तीन तरफ। सी शेप की रिंग्स होती है। इनकम्प्लीट ही इनकम्प्लीट इसलिए होती है क्योंकि पीछे फूड पाइप भी तो आ गया है ना। उस फूड पाइप का तो काम ही है पेरिस्टाल्सिस करना। ये ट्रैकिया बेसिकली लंग्स के लेवल पर आकर डिवाइड हो जाता है दो ट्यूब्स में, जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। ये प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होती है सेकेंडरी ब्रोंकाई में। ये सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड होती है टर्शरी ब्रोंकाई में। और फिर ये जो टर्शरी ब्रोंकाई होती है ये डिवाइड हो जाती है ब्रोंक्यूल्स में। और इन ब्रोंक्यूल से भी बहुत छोटे छोटे से ऐसे बहुत ही ज्यादा पतले पतले टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स भी बन जाते हैं। और ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये बेसिकली ओपन होते हैं एल्वियोलर डक्ट्स में, जो कि ओपन होती है बलून लाइक एल्वियोलर सेक्स में, जिनको हम बोलते हैं एल्वियोली, सिंगुलर एल्वियोलस। और एल्वियोली ही होती है जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। लंग्स बेसिकली रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो कि सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। हर इंसान पे बेसिकली लंग्स का एक पेयर होता है और ये रफली कोन्ड शेप होते हैं। ये हार्ट के जस्ट पीछे होते हैं और हार्ट के दोनों तरफ होते हैं। भाई एक लंग राइट साइड में होगा, एक लंग लेफ्ट साइड में होगा हार्ट की, जो कि कॉलर बोन से डायाफ्राम तक एक्सटेंडेड रहते हैं। लंग्स बेसिकली रिब केज से सराउंडेड होते हैं। रिब केज जो होता है वो इसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो बस इतना ही था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और अब देखते हैं कि एक्चुअली ह्यूमंस में रेस्पिरेशन होती कैसे है। बेसिकली वही दो पार्ट में होती है, एक तो ब्रीदिंग और दूसरा एक्चुअल रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग के भी दो स्टेप्स होते हैं, एक होता है इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन। इनको हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। और हाँ, मैंने बोला था कि भाई प्रेशर डिफरेंस आता है, तो ये प्रेशर डिफरेंस कैसे आता है वो समझते हैं। तो जब हम इंस्पायर करते हैं यानी कि इनहेल करते हैं, तो इनहेल करने के लिए हमको क्या करना होता है, हमको हवा को सक करना होता है। और सक करने के लिए हमको बेसिकली हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर डाउन करना होता है। सिंपल सी चीज है, हवा तभी लंग्स में एंटर करेगी जब लंग्स के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। और तुमने एक चीज पढ़ी होगी कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो अगर हमको प्रेशर कम करना है तो हमको वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी। और वॉल्यूम बढ़ाने के लिए बेसिकली लंग्स एक्सपेंड होते हैं, अपनी वॉल्यूम बढ़ाते हैं। और जब लंग्स एक्सपेंड होते हैं तो हम फील भी कर पाते हैं। हमारे जो रिब्स स्टर्नम होते हैं, स्टर्नम बेसिकली फ्रंट बोन होती है जो कि रिब्स को बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट करती है। जो हमारे रिब्स और स्टर्नम होते हैं वो कि बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ और सामने की तरफ मूव करते हैं, अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड, यूएफओ मूवमेंट। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और एकदम फ्लैट हो जाता है। वैसे डायाफ्राम डोम शेप्ड होता है, अब एकदम फ्लैट हो जाता है लंग्स को एक्सपेंड होने की जगह देने के लिए। और पूरी थोरेसिक कैविटी ही एक्सपेंड होती है विद लंग्स। और इस वजह से जो हवा होती है वो बेसिकली एक तरह से सक हो जाती है लंग्स के अंदर और एंटर करती है एल्वियोली में। अब एंटर करने के बाद एल्वियोली में हवा से ऑक्सीजन निकाल लिया जाता है। कैसे निकाला जाता है वो आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया जाता है। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड हमारे किसी काम की नहीं है, हमको उसको बाहर निकालना होगा। तो उस हवा को बाहर निकालने के लिए प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम फिर से वॉल्यूम कम करते हैं ताकि अंदर का प्रेशर बढ़े। जब अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा तो बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा। और चीजों की टेंडेंसी होती है ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर पर जाने की। तो इस वजह से अब दोबारा से लंग्स सिकुड़ते नहीं है। पहले तो एक्सपेंड हुए थे, अब सिकुड़ते नहीं, अभी ओरिजिनल पोजीशन पर ही आ जाते हैं। रिब्स स्टर्नम फिर से डाउनवर्ड, बैकवर्ड और इनवर्ड्स मूव करते हैं, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं। डायाफ्राम फिर से उसके डोम शेप्ड में ही आ जाता है और थोरेसिक कैविटी का भी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। लंग्स उनके ओरिजिनल शेप में आ ही जाते हैं। तो इतना होता है ब्रीदिंग। देखो, ब्रीदिंग फर्स्ट स्टेप है रेस्पिरेशन का, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। बेसिकली ब्रीदिंग एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग लगभग 15 से 18 बार पर मिनट ब्रीथ करता है। और अगर कोई हैवी फिजिकल एक्टिविटी है तो 20 से 25 पर मिनट। अब आता है रेस्पिरेशन। तो बेसिकली जो गैसियस एक्सचेंज हुआ होता है उसमें एल्वियोली में आ जाती है एयर
और उस एयर में हर प्रजाति की गैसेस रहती हैं। एल्वियोली के चारों तरफ काफी सारे ब्लड कैपिलरीज रहते हैं और उन ब्लड कैपिलरीज में ब्लड फ्लो हो रहा होता है डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। अब एल्वियोली के अंदर के एयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर चली जाती है एल्वियोली में और ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर आ जाती है ब्लड में, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोली एंड ब्लड इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और अब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लंग्स से बेसिकली पल्मोनरी वेल के थ्रू जो हार्ट है उसकी लेफ्ट साइड से उठता हुआ पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। अब ये जो ब्लड है वो गया मान लो सेल के पास, अब सेल बनाकर बैठी है कार्बन डाइऑक्साइड। तुम कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बनाया है, तो भाई सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा कि नहीं, उसमें जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनती है। तो सेल जो है वो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर बैठी है और ब्लड के पास है बहुत सारा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सेल और ब्लड के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है जिसमें ब्लड अपने अंदर को ऑक्सीजन दे देता है सेल को और सेल के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है ब्लड में, और इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। यानी कि ब्लड और सेल के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। देयर आर सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑल्सो जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। एल्वेओली का सरफेस एरिया 80 मीटर स्क्वायर तक का होता है। इसका सरफेस एरिया इसीलिए इतना बड़ा होता है ताकि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वो बेसिकली काफी ज्यादा एरिया पे हो पाए। यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए एल्वेओली का सरफेस एरिया इतना बड़ा होता है। एंड सेकेंड इज हमारे रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो कि बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या करता है, जो ऑक्सीजन होता है ना, अगर हम डिफ्यूजन के भरोसे बैठे रहे ना तो फिर ऐसा एस्टिमेशन है कि एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को हमारे लंग से पैर के टो तक पहुंचने में ना लगभग 3 साल लग जाएंगे। इसलिए जो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन का हाथ पकड़ पकड़ के सबको देकर आता है कि भाई रखो जल्दी जल्दी। ये हीमोग्लोबिन बेसिकली ऑक्सीजन के इफेक्टिव ट्रांसफर में और काफी फास्ट ट्रांसफर में मदद करता है। यहाँ पे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस इज कंप्लीट। रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जिनमें हम ह्यूमंस भी आते हैं, वो तो बेसिकली एयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं तो वो एयर से ही ऑक्सीजन ले लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। पर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं पानी में डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। बेसिकली वो डायरेक्टली अपनी स्किन से ही ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है, या फिर उनके पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जैसे हमारे पास लंग्स होते हैं, उनके पास गिल्स होते हैं। तो वो पानी को माउथ से लेते हैं और फिर उसको गिल्स पे भेजते हैं। गिल्स का सरफेस एरिया बहुत लार्ज होता है और उसमें ब्लड कैपिलरीज की भी काफी अच्छी सप्लाई होती है, तो इसलिए पानी से डायरेक्टली जो ऑक्सीजन है वो चला जाता है गिल्स के थ्रू ब्लड में और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है पानी में। देखो बेसिकली जो पानी है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट थोड़ा कम होता है, इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो काफी जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं ताकि उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल पाए। और ऐसे काफी सारे दूसरी तरह के भी एनिमल्स होते हैं जिनमें अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्किन इन एक्वेटिक एनिमल्स और अर्थवॉर्म्स, ट्रैकियल सिस्टम इन इंसेक्ट, लंग्स इन ह्यूमन, गिल्स इन एक्वेटिक एनिमल्स। एंड बस इतना ही है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स का। तो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स होता है कंप्लीट। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, पर तुम कहोगे हमें दिखता तो है नहीं। तो कैसे दिखेगा, जिस स्टोमेटा से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं उस ही स्टोमेटा से प्लांट रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो अब पूरी प्रोसेस समझते हैं कि रेस्पिरेशन होता कैसे है। ध्यान से सुनना। सबसे पहले अभी डे टाइम है, डे टाइम में प्लांट आराम से फोटोसिंथेसिस कर रहा है क्योंकि भाई सनलाइट है मस्त अभी। तो इस फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट क्या कर रहा है, वो बना रहा है ग्लूकोज। वो ग्लूकोज बना रहा है यानी कि अपना खाना बना रहा है, उस खाने को स्टोर करता जा रहा है। अब उसने दिन भर में खाना बनाया और स्टोर कर लिया, और ये जो खाना स्टोर हो रहा है यानी कि प्लांट के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन निकाल रहा है। अब हुई रात में क्या सनलाइट की अवेलेबिलिटी है, तो अब प्लांट क्या कर रहा है, उसने जो ग्लूकोज जमा करके रखा था वो उस ग्लूकोज का ही ब्रेक डाउन कर रहा है एटीपी में। अब तुम कहोगे एटीपी में क्यों कर रहा है, तो भाई एनर्जी की एक सिंपल यूनिट एटीपी ही है। जिसको भी एनर्जी चाहिए वो एटीपी से ही लेगा, कोई और फॉर्म है ही नहीं उसका। तो इसीलिए अब प्लांट ने ग्लूकोज बनाया, उस ग्लूकोज से एटीपी तो निकालना पड़ेगा ना। तो अब रात के टाइम पे प्लांट पे जो अपना स्टोर्ड ग्लूकोज है वो उसका ब्रेक डाउन करवा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। मतलब यहाँ पे वही सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, और सेलुलर रेस्पिरेशन से क्या बनता है, एनर्जी, जो कि बाद में एटीपी बनाती है। पर अब तुम कहोगे क्या प्लांट को सिर्फ रात में ही एनर्जी की जरूरत है, दिन में उसको एनर्जी की जरूरत नहीं है? तो हाँ जरूरत होती है दिन में भी, पर भाई दिन में तो प्लांट की घर की खेती है ना भाई। वो जो ऑक्सीजन दे रहा है उस ऑक्सीजन में से मान लो वो 10 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के निकाल रहा है, तो उन 10 मॉलिक्यूल
में से वो 2 मॉलिक्यूल अपने लिए बचा भी तो सकता है, और उन 2 मॉलिक्यूल से उसने जो खाना बनाया है ग्लूकोज वो तोड़ लेगा और एनर्जी ले लेगा। पर हाँ, दिन में सेलुलर रेस्पिरेशन बहुत ही कम होती है। दिन में फोटोसिंथेसिस का रेट काफी ज्यादा होता है, यानी कि दिन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ज्यादा लेते हैं और ऑक्सीजन ज्यादा निकालते हैं। पर रात के टाइम में अपोजिट हो जाता है, क्योंकि रात में सेलुलर रेस्पिरेशन का रेट ज्यादा होता है। रात में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन ज्यादा लेते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम में होती है जब तक सनलाइट की अवेलेबिलिटी होती है। पर रेस्पिरेशन कभी भी हो सकती है, जब प्लांट का मन करे वो रेस्पिरेशन कर लेगा। भाई उसके घर की खेती है, वो जब चाहे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले ले, वही तो ऑक्सीजन दे रहा है ना पूरे एटमॉस्फेयर को, तो वो जब चाहे अपनी दी हुई ऑक्सीजन ले भी तो सकता है। इसीलिए तुमने लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि रात में प्लांट्स के पास नहीं सोना चाहिए, भूत आ जाता है। नहीं, वो CO2 एमिट कर रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस में CO2 और H2O से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाया जाता है, और वहीं रेस्पिरेशन में प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर CO2 और H2O बनाया जाता है, जिससे निकलती है एनर्जी, जो कि प्लांट यूज कर लेता है ATP की फॉर्म में। सो दैट इज इट अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब NCERT में ATP के बारे में थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। ATP जो है वो एक एनर्जी करेंसी की तरह है, हमारी बॉडी नहीं बल्कि हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए, क्योंकि एनर्जी अल्टीमेटली ATP से ही मिलनी है। ये जो ATP है ये बनता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान। ये तो हम वैसे भी पढ़ चुके हैं, पूरी महाभारत पढ़ चुके हैं, तो अब जानते हैं कि आखिर ये रेस्पिरेशन के दौरान ATP बनता कैसे है। तुम कहोगे ये तो पढ़ ही चुके हैं ना, लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, पायरुवेट। तो हाँ, इन सब से बनी थी एनर्जी। अब उस ही एनर्जी को यूज करा जाएगा ATP बनाने में। देखो, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल होता है जिसको बोलते हैं ADP, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। इसके साथ अगर हम एक और फॉस्फेट जोड़ें तो हमको मिल जाएगा ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। पर अगर हमको ADP को फॉस्फेट के साथ जोड़ना है तो फिर कुछ चाहिए तो होगा ना, कैसे जोड़ेंगे। तो अब यही काम आती है वो एनर्जी जो कि हमने सेलुलर रेस्पिरेशन से बनाई थी। उस ही एनर्जी को यूज करके ADP को जोड़ा जाता है एक और फॉस्फेट के साथ, जिससे बनता है ATP। और ये जो ATP है ये हमारी बॉडी के काफी सारे एंडोथर्मिक प्रोसेसेस में काम आता है, यानी कि उन प्रोसेसेस में जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या जिसमें एनर्जी अब्सॉर्ब होने की जरूरत है। अब ये एनर्जी एक्चुअली डिराइव कैसे करते हैं। ATP एनर्जी करेंसी है, अब इस एनर्जी करेंसी से एनर्जी निकालनी भी तो पड़ेगी ना। तो ये जो ATP है इसके अंदर हमने जो एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट जोड़ा होता है उसको जब हम तोड़ते हैं, उस ADP के साथ जो हमने एक फॉस्फेट का लिंक बनाया होता है उसको जब हम पानी की मदद से तोड़ते हैं तो उसमें से निकलती है एनर्जी, और वो एनर्जी होती है इक्विवेलेंट 30.5 किलोजूल पर मोल के। और ऐसे निकलती है एनर्जी रेस्पिरेशन के प्रोसेस से। और ये जो ATP है ये हमारी बॉडी में काफ़ी सारे कामों के लिए यूज़ होता है, और जिस तरह से एक बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है काफ़ी सारे अलग अलग कामों के लिए, वैसे ही ATP एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी में काफ़ी सारे अलग अलग कामों के लिए, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, प्रोटीन सिंथेसिस, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस और भी बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़। ट्रांसपोर्टेशन, जैसा कि हमने पढ़ा है कि हमारी बॉडी में काफ़ी सारी सेल्स होते हैं, हम हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, और ये सेल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर भी रहते हैं। तो अब मान लो लंग्स में ऑक्सीजन बन गई और इंटेस्टाइन में खाना टूट चुका है, अब इस खाने को हमको हर ऑर्गन तक पहुंचाना है, पर अभी कैसे पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर आता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी लाइफ प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस जो कि बॉडी के किसी एक पार्ट में अब्सॉर्ब या सिंथेसाइज हुआ है उसको बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक ले जाना, बेसिकली बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाना, इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। नाउ कम्स ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2 सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। सबसे पहले ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में टोटल 3 चीजें होती हैं। एक होता है ब्लड जो कि है फ्लूइड, दूसरा होता है हार्ट जो कि उस फ्लूइड को पंप करता है, और तीसरी होती है वेसल्स जिनमें वो फ्लूइड बह रहा होता है। तो सबसे पहले ब्लड, ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में 3 चीजें होती हैं, एक होता है मैट्रिक्स, दूसरा होता है फाइबर्स और तीसरा होते हैं सेल्स। तो ब्लड में बेसिकली फाइबर्स तो होते ही नहीं है, तो उसमें होता है सिर्फ मैट्रिक्स और सेल्स। मैट्रिक्स बेसिकली वो होता है जिसके अंदर सेल्स और फाइबर्स तैर रहे होते हैं। तो बेसिकली ब्लड के मैट्रिक्स को बोलते हैं प्लाज्मा। बेसिकली प्लाज्मा में होता है 90 से 95% पानी, और अब किसी में 90 से 95% पानी है तो वो क्या बहेगी नहीं। दूसरा आते हैं सेल्स। ये सेल्स बेसिकली RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स होते हैं। देखो क्लास 9 में तुमने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ रखा है, तो फिर यहाँ पे वो चीजें देखते हैं जो कि हमारे काम की हैं इन सब में से। तो RBCs में बेसिकली होता है एक पिगमेंट जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है।
और WBCs हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, भूलना मत, लिम्फेटिक सिस्टम में काम आएगा। और प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड में, और ये प्लाज्मा ही होता है जो कि सारे नीडेड सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे, वो आगे पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम में। ब्लड को हम फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं क्योंकि CO2 और O2 का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं क्योंकि काफी सारे न्यूट्रिटिव सब्सटेंस फ्रॉम आवर डाइजेस्टिव सिस्टम और काफी सारे हॉर्मोन्स बेसिकली जो कि हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट कराता है। एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड ऑफ हेल्थ क्योंकि ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है थ्रू WBCs, और हमारी बॉडी का एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने में भी मदद करता है। एंड इट ऑल्सो डज क्लॉटिंग। सेकेंड ऑर्गन इज हार्ट। ये बेसिकली हमारी बॉडी का एक लौता पंपिंग ऑर्गन है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि कार्डियक मसल फाइबर्स का बना होता है। इसका साइज लगभग हमारी क्लेंच्ड फिस्ट यानी कि बंधी हुई मुट्ठी के बराबर होता है। एंड इट्स ऑलमोस्ट अबाउट कॉनिकल शेप। एंड ये बेसिकली हमारे मिड थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है, दोनों लंग्स के बीच में। इसको बेसिकली तुमने सुना होगा, हार्ट को हम बोलते हैं लेफ्ट साइड पे होता है। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा टिल्टेड होता है। जो हमारा डायाफ्राम होता है उसके ऊपर बेसिकली हार्ट रेस्ट करता है। हार्ट के नीचे वाली साइड पे एक थोड़ा सा बाहर निकला हुआ पार्ट होता है जो कि एम्बेडेड रहता है लेफ्ट लंग में। इस वजह से बेसिकली लंग में कैविटी बन जाती है जिसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। बेसिकली कैविटी को ही फैंसी शब्दों में नॉच बोलते हैं। हार्ट के टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर चैम्बर्स जिनको एट्रियम बोलते हैं और 2 लोअर चैम्बर्स जिनको वेंट्रिकल बोलते हैं। और दोनों ही एट्रियम के बीच में एक इंटर एट्रियल सेप्टम प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होने से बचाता है। और दोनों ही वेंट्रिकल के बीच में भी एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि अगेन ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होने से बचाता है। और बेसिकली हार्ट में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं इन चैम्बर्स के बीच में। तो जो वॉल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, और जो वॉल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। और सेमील्यूनार वॉल्व, सेमील्यूनार वॉल्व वो होता है जो कि राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में प्रेजेंट होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में प्रेजेंट होता है। एंड बेसिकली अब यहाँ पे आती है कुछ ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को या तो हार्ट में लाती हैं या तो हार्ट से ले जाती हैं, जिसमें सबसे पहले होती है सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा। इन दोनों में ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। देखो, सुपीरियर यानी कि वो बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से बेसिकली ब्लड लाएगी, और इंफीरियर यानी कि बॉडी के नीचे वाले पार्ट से ब्लड लाएगी। तो ऐसा ही होता है। एंड सेकेंड इज पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स। देखो, पल्मोनरी आर्टरी में बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। आर्टरी अभी आगे पढ़ेंगे, इसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो होगा, पर एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। ये बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेकर जाती है ऑक्सीजनेशन के लिए। जैसे हम हार्ट के लिए वर्ड यूज करते हैं कार्डियक, लिवर के लिए वर्ड यूज करते हैं हिपैटिक, वैसे ही लंग्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पल्मोनरी। और ऐसी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लेकर आ रही है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाने के लिए, उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है लंग से हार्ट में। जो वेंट्रिकल की वॉल्स होती हैं वो थोड़ी सी थिक होती हैं। देखो, वेंट्रिकल्स बेसिकली इसीलिए थिक होते हैं क्योंकि उनको अरोटा के थ्रू ब्लड को पहुंचाना होता है पूरी बॉडी में। तो उसमें बेसिकली वेंट्रिकल को प्रेशर तेज लगाना पड़ता है, और जब वेंट्रिकल प्रेशर तेज लगाएगा तो उसके खुद की वॉल्स को भी तो थोड़ा सा मोटा होना पड़ेगा ना। अरोटा बेसिकली वो ब्लड वेसल होती है जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। नाउ कम्स ब्लड वेसल। ये इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं जिनमें ब्लड फ्लो कर रहा होता है। ये बेसिकली 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज के बारे में सबसे पहले, इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी। और इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थोड़ी थिक होती हैं। अच्छा, थिक क्यों होती हैं? क्योंकि जो वेंट्रिकल से ब्लड आता है वो काफी ज्यादा प्रेशर के साथ आता है क्योंकि उसको पूरी बॉडी में फ्लो होना होता है। तो जब वो ब्लड काफी प्रेशर के साथ आएगा तो आर्टरीज को प्रेशर झेलना भी पड़ेगा, और उस प्रेशर को झेलने के लिए अगर उनकी वॉल्स काफी पतली होंगी तो फिर वो तो रप्चर ही हो जाएंगी इतने ज्यादा प्रेशर से। इसीलिए उनकी वॉल्स काफी मोटी होती हैं जिससे वो रप्चर ना हो जाए काफी ज्यादा प्रेशर से। अच्छा, आर्टरीज की वॉल्स थिक होती है तो उनका ल्यूमेन पतला हो जाता है। ल्यूमेन यानी कि अंदर के जो खाली स्पेस होता है वो। और आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा रहता है। ये बेसिकली ब्लड को हार्ट से लेकर जाती है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। देखो, अरोटा सबसे बड़ी आर्टरी है जो कि आगे चल के डिवाइड हो जाता है आर्टरीज में, जो कि आगे चल के डिवाइड होता है आर्टिलियोल्स में, जो बाद में डिवाइड होता है कैपिलरीज में। तो जो कैपिलरी लेवल है ना, वहां तक आते आते ब्लड का प्रेशर काफी कम होता जाता है। अरोटा सबसे ज्यादा थिक होती है। आर्टरीज में बेसिकली थिकनेस थोड़ी सी कम हो जाती है टू ऑल्टर द प्रेशर। एंड कैपिलरीज तो बिल्कुल सिंगल लेयर की बन जाती है। नाउ कम्स वेन्स। इनकी जो वॉल्स होती है वो काफी थिन होती है क्योंकि ऑब्वियसली
हार्ट से ब्लड जो है वो बेसिकली पंप हो चुका है, कैपिलरीज तक आ चुका है। कैपिलरीज में से सेल्स ने ऑक्सीजन निकाल ली और CO2 दे दी है। तो यहाँ तक कैपिलरीज तक तो आते आते ब्लड प्रेशर ऑलरेडी कम हो जाता है। तो जो वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसमें तो प्रेशर वैसे ही थोड़ा कम रहेगा, तो इसीलिए वो थिन वॉल्ड होते हैं और इनमें वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होते हैं, क्यों? ऑब्वियसली सेंस की बात है, जिस चीज में ऑलरेडी प्रेशर है उसमें वॉल्व्स की क्या जरूरत। वॉल्व्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली प्रेशर कंपैरेटिवली कम होता है, तो यहाँ पे वॉल्व्स इसीलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो प्रिवेंट हो सके। ये बेसिकली पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं हार्ट में। एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन्स, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नाउ कैपिलरीज, ये बहुत ही थिन वॉल्ड होती है। अच्छा, कैपिलरीज थिन वॉल्ड इसलिए होती है ताकि डिफ्यूजन अच्छा हो पाए। काफी पतला ल्यूमेन होता है इनका। ये बेसिकली वेन्स और आर्टरीज को एक साथ ज्वाइन करती है। इसमें ब्लड प्रेशर भी काफी कम होता है। ये एक ही सिंगल स्क्वायमस एपिथेलियम की बनी होती है फॉर इफेक्टिव डिफ्यूजन, और इसमें ब्लड भी काफी स्लोली और स्मूथली फ्लो होता है, क्योंकि ऑब्वियसली अब जब सेल्स को डिफ्यूजन करवाना है तो ब्लड को स्मूथली तो फ्लो होना पड़ेगा ना। नाउ वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो अभी दोनों बाइकस्पिड वॉल्व्स क्लोज्ड हैं, यानी कि राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में नहीं जा सकता और लेफ्ट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जा सकता। तो अब आती है पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लाती है लेफ्ट एट्रियम में, और इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं राइट एट्रियम में। और अब ब्लड एट्रियम में भर रहा है। अभी इस टाइम पे एट्रियम बेसिकली अपने रेस्ट पोजीशन में है, अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, वो एकदम स्टिल पोजीशन में है। तो हमको अभी क्या करना है, हमको बेसिकली दोनों ही एट्रियम को पूरा फिल करना है, तो उसके लिए हमको उनको स्टिल पोजीशन में रखना पड़ेगा ना, रिलैक्स्ड पोजीशन में। तो ऑब्वियसली अब उनमें ब्लड भरता जा रहा है और दोनों ही एट्रियल वॉल्स रिलैक्स कर रही हैं, और इस पूरी को बोलते हैं एट्रियल डायस्टोल। देखो, ये जो भी डायस्टोल सिस्टोल है ये तुमको बाद में ब्लड प्रेशर में काम आएगा, तो अभी बस तुम प्रोसेस समझते जाओ। देखो, एट्रियल वॉल्स कभी ना कभी तो भरेंगे ना पूरे, और जब वो भरेंगे तो उसमें जब और ब्लड भरने की जगह नहीं हो तो अब वहाँ का प्रेशर इंक्रीज होगा, और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा तो एट्रियम धीरे से कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जिससे बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएगा और जो ब्लड है वो आ जाएगा वेंट्रिकल में। और एट्रियल जो वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्ट हुई है इसको ही बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। बेसिकली रिलैक्सेशन का फैंसी वर्ड होता है डायस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन का फैंसी वर्ड होता है सिस्टोल। तो ब्लड तो आ गया राइट एट्रियम का राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम का लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो अब ऐसे ही वेंट्रिकल पूरा भरना स्टार्ट होता है, और अब एक टाइम आएगा कि वेंट्रिकल भी पूरा भर जाएगा। तो जब वेंट्रिकल पूरा भर जाएगा तो उसका प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड तो आता ही जा रहा है ना। तो जब वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज होगा तो वेंट्रिकल तेजी से कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, और इस ही कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलेंगे वेंट्रिकल सिस्टोल। अच्छा, जब वेंट्रिकल में ब्लड भर रहा था तो वेंट्रिकल कर रहे थे वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी कि वेंट्रिकल्स एकदम रिलैक्स्ड थे, और जब वेंट्रिकल ने तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है तो यहाँ पर हुआ है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल का ब्लड चला गया है पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड चला गया है अरोटा में, और पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड जाएगा लंग्स में और अरोटा से जाएगा पूरी बॉडी में, और ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है। इसको बेसिकली हम डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लड दो बार हार्ट में आ रहा है, एक बार ऑक्सीजनेटेड एक बार डीऑक्सीजनेटेड। तो अब आते हैं ब्लड प्रेशर पे। देखो, ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि ब्लड एक्सर्ट करता है ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर। इसको बेसिकली हम मेजर करते हैं स्पाइगमोमैनोमीटर से। अब इससे अच्छा इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता। बेसिकली दो तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर वो होता है जो कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान होता है। देखो, एट्रियम से हम ब्लड प्रेशर इसीलिए मेजर नहीं करते क्योंकि एट्रियम से धीरे से कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, उसको तो अपना ब्लड वेंट्रिकल तक ही पहुंचाना है, वेंट्रिकल को पहुंचाना है ब्लड पूरी बॉडी में, तो वहां का प्रेशर ज्यादा होगा ना। और डायस्टोलिक प्रेशर वो होता है जो कि वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के दौरान हो रहा था, और ये दोनों ही प्रेशर हम आर्टरीज में देखते हैं। एंड जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेट होता है वो होता है लगभग 120 mm ऑफ Hg। तो डायस्टोलिक प्रेशर लगभग 80 mm ऑफ Hg होता है और सिस्टोलिक प्रेशर लगभग 120 mm ऑफ Hg होता है। इसीलिए जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 mm ऑफ Hg ही होता है। ब्लड क्लॉटिंग, बेसिकली जब हमको ऐसे कोई छोटा मोटा कट लगता है तो वहाँ से खून निकलने लगता है, और वो खून थोड़े टाइम बाद बंद भी हो जाता है, और थोड़ी देर बाद जब हम देखते हैं तो वहाँ पे ब्राउन ब्लैक से एक पैच बन गया होता है। वो पैच को ही हम ब्लड क्लॉट बोलते हैं।
बेसिकली बॉडी के पास अपना एक नेचुरल ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम होता है जिससे एक्सेस ब्लड लॉस को प्रिवेंट करा जाता है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा ब्लड निकल जाएगा तो एकदम से बीपी डाउन नहीं हो जाएगा, तो बेसिकली ब्लड की सप्लाई इतनी इफेक्टिवली नहीं हो पाएगी। और दूसरी चीज, ये पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमारी बॉडी में एंट्री को भी प्रिवेंट करता है। ये बेसिकली प्लेटलेट्स द्वारा कराया जाता है। देखो, जब भी हमें चोट लगती है तो बेसिकली ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो उस चोट की जगह पे आ जाते हैं और उस चोट को बेसिकली क्लॉक कर देते हैं, जिसमें लिवर का कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब जब भी कहीं पे चोट लगती है तो फिर वहां पे प्लेटलेट्स आते हैं और जहां भी चोट लगी होती है ना, जहां भी कट लगा होता है, वहां पे खुद जाके बैठ जाते हैं, जिससे एक्सेसिव ब्लड लॉस प्रिवेंट होता है। यहाँ तक हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हो गया है कंप्लीट। अब बात करते हैं सेकंड सिस्टम की, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम में 5 चीजें होती हैं: लिम्फ, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, लिम्फेटिक डक्ट्स एंड लिम्फेटिक नोड्स। अब जानते हैं कि ये लिम्फ होता क्या है एग्जैक्टली। ये बेसिकली कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, टिश्यू से हार्ट तक। देखो, अब समझते हैं एक्चुअली होता क्या है। बेसिकली हमारी बॉडी में ओपन सर्कुलेशन नहीं होता है, हमारी बॉडी में होता है क्लोज सर्कुलेशन, यानी कि जो ब्लड है वो वेसल से कभी भी बाहर आता ही नहीं है। जो ब्लड है वो हमेशा ही ब्लड वेसल्स में ही फ्लो होता है। तो एग्जैक्टली एक्सचेंज ऑफ थिंग्स होता कैसे है? तो बेसिकली कैपिलरीज में कुछ छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, जिन पोर्स की मदद से जो प्लाज्मा है वो बाहर आ जाता है, और उस प्लाज्मा की देखा देखी में कुछ WBCs भी बाहर आ जाते हैं। और जो प्लाज्मा होता है उसमें एग्जैक्टली होता क्या है? प्रोटीन्स, रेस्पिरेटरी गैसेस, पानी, ग्लूकोज और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा, अब तुम सोच रहे होगा ये चीजें बाहर आती कहाँ पर है? तो बेसिकली हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं ना, ऑर्गन्स किसके बने होते हैं? टिश्यूज के। तो जो टिश्यूज होते हैं ना, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इस ही इंटरस्टिशियल स्पेस में जब कैपिलरी पहुंचती है तो उसके पोर्स के थ्रू ये सारी चीजें बाहर आ जाती हैं। अब टिश्यू के अंदर क्या होते हैं? सेल्स। तो वो सेल्स बेसिकली पानी, ऑक्सीजन वगैरह जैसे नीडेड सब्सटेंसेस ले लेते हैं और अपने अंदर की CO2 बेसिकली उस ही फ्लूइड में जो कि बाहर आ गया है ब्लड कैपिलरी से, उसमें वापस दे देते हैं। बेसिकली जो फ्लूइड अब बाहर आ गया है ना ब्लड कैपिलरी से, उसको टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। टिश्यू फ्लूइड इसलिए क्योंकि वो काफी सारे टिश्यूज के बीच में है ना। तो अब जब सेल्स ने उसके अंदर से ऑक्सीजन ले लिया है और कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया है, अब बेसिकली ब्लड कैपिलरी आती है दोबारा से और उस जो टिश्यू फ्लूइड को है वो ले जाती है और जाके डाल देती है वेन में। और जैसा कि अब वो टिश्यू फ्लूइड डीऑक्सीजनेटेड है, तो अब जो कैपिलरी उसको लेकर गई है ना, वो वेन कैपिलरी हो जाएगी। तो पर फिर भी थोड़ा सा ना टिश्यू फ्लूइड ना बच जाता है फिर भी इंटरस्टिशियल स्पेस में। अब पता नहीं कितनी बार कैपिलरी आएगी और उस इंटरस्टिशियल स्पेस में टिश्यू फ्लूइड डालेगी। ऐसे अगर थोड़ा थोड़ा सा टिश्यू फ्लूइड हर बार बचता रहा तो ऑर्गन में तो टिश्यू फ्लूइड भरता जाएगा और ऑर्गन बर्स्ट हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि वहां पे आती है लिम्फ कैपिलरी और जितना भी टिश्यू फ्लूइड बचा हुआ होता है ना, वो उसको लिम्फ कैपिलरी अपने साथ ले जाती है। और जब वो टिश्यू फ्लूइड बेसिकली लिम्फ कैपिलरी में आता है ना, तब उस टिश्यू फ्लूइड को हम बोलते हैं लिम्फ। बेसिकली ये ब्लड से ही ओरिजिनेट हो रहा है लिम्फ। और ये जो लिम्फ है जो कि लिम्फ कैपिलरी में जा रहा है, ये सारा लिम्फ कैपिलरी से जाता है लिम्फेटिक वेसल में। बेसिकली लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ नोड्स होते हैं। ये लिम्फ नोड्स बेसिकली WBCs के कुछ ऐसे नोड्स टाइप के होते हैं। देखो, मैंने बताया था कि जब भी प्लाज्मा बाहर आता है ना कैपिलरीज से, उसके साथ उसके पीछे पीछे ना WBCs भी बाहर आ जाते हैं। तो यही WBCs लिम्फेटिक वेसल्स में जाकर नोड्स बना लेते हैं। इन लिम्फ नोड्स में बेसिकली लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस वगैरह होते हैं। तो ये जो लिम्फ है ये फिल्टर होता है थ्रू दीज नोड, और फिर ये जो लिम्फ है ये बाद में जाके ओपन हो जाता है 2 लिम्फेटिक डक्ट्स में, और ये जो लिम्फेटिक डक्ट्स हैं ये जाके खुलती हैं वेन्स में। अच्छा, लिम्फ के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? ये बेसिकली जितना भी एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड होता है उसको बेसिकली निकाल के ले जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस से, वरना तो ऑर्गन ऐसा फट जाएगा उसमें से टिश्यू फ्लूइड बार बार थोड़ा थोड़ा सा भरता रहेगा। तो और दूसरी चीज, इसमें जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो WBCs में प्रेजेंट होते हैं वो चेक करते हैं कि भाई जो भी लिम्फ आ रहा है उसके अंदर कोई पैथोजन, कोई और फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है जो हमको बीमारी कॉज कर दे। और तीसरी चीज, हमारे इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टेड और अब्सॉर्ब फैट होता है तो बेसिकली उसको भी कैरी करता है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि प्लांट्स में बनता है ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस से। अब उस ग्लूकोज को बनने के लिए चाहिए क्या रहता है? सबसे पहले तो पानी चाहिए रहता है। वो पानी कहाँ से आता है? रूट्स में से। अब वो पानी रूट्स में से तो नीचे से अब्सॉर्ब होता है, वो पानी इतनी ऊपर लीफ तक कैसे पहुंचता है? एंड द सेकंड थिंग इज, जब ग्लूकोज बन जाता है तो फिर वो ग्लूकोज बनता तो ऊपर लीव्स में है, पर वो प्लांट के हर एक पार्ट तक कैसे पहुंचता है? यानी कि प्लांट्स में भी कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। तो प्लांट्स में वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम
सिस्टम जो कि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कराता है फ्रॉम सॉइल, उसको बोलते हैं जाइलम कंडक्टिंग सिस्टम या फिर जाइलम वास्कुलर बंडल। एंड वो वास्कुलर बंडल जो कि ऑर्गेनिक फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराता है लीफ से प्लांट के बाकी पार्ट्स तक, उसको बोलते हैं फ्लोएम। सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर यानी कि ट्रांसपोर्टेशन थ्रू जाइलम। तो जाइलम में बेसिकली 4 तरह के सेल्स होते हैं, ट्रैकीट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स या फिर जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। बेसिकली जो ट्रैकीट्स होते हैं लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं, इनके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन हुआ रहता है जिसकी वजह से डेड सेल्स हो जाते हैं और ये एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज होते जाते हैं और इन्हीं के साइड में रहते हैं वेसल्स, ये भी एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज्ड होते हैं और ये सेल्स एकदम बंद नहीं होते हैं, वरना इनसे ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। ट्रैकीट्स के अंदर पिट्स पाए जाते हैं और वेसल्स के अंदर बेसिकली पोर्स पाए जाते हैं जिनसे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। नाउ द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो सबसे पहले एक्टिव अब्जॉर्प्शन होता है मिनरल आयंस का फ्रॉम द सॉइल और उसी के पीछे पीछे बेसिकली वाटर भी आ जाता है रूट के अंदर। देखो रूट के अंदर होता है वाटर एंड मिनरल्स एंड सॉइल में भी वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, तो बेसिकली सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स आते हैं रूट में। पर प्रॉब्लम तो यही है ना, रूट के अंदर वाटर और मिनरल्स का अमाउंट सेम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सॉइल। तो जब दोनों की जगहों पर वाटर एंड मिनरल्स का अमाउंट सेम है तो कोई भी डिफ्यूजन होगा तो फिर बाहर का पानी अंदर आएगा कैसे। तो बेसिकली तो रूट हेयर्स क्या करते हैं, जो बाहर के सॉइल में मिनरल्स होते हैं, मिनरल आयंस होते हैं, उनको बेसिकली एनर्जी खर्च करके अंदर ले लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे मिनरल आयंस सॉल्यूट की तरह काम कर रहे हैं, पानी सॉल्वेंट की तरह। तो जब सॉल्यूट ले लिया है रूट हेयर्स ने, यानी कि अब अंदर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो गई और पानी की मात्रा कम हो गई। तो जब पानी की मात्रा अंदर कम है, बाहर ज्यादा है, तो अब बाहर का पानी आ जाएगा रूट के अंदर, तो पानी बेसिकली जाइलम पे चला जाएगा और जाइलम में भी बेसिकली जाइलम के ट्रैकीट्स में अब इस पानी का होगा अपवर्ड मूवमेंट, रूट से ऊपर की तरफ भेजा जाएगा। इसको बोलते हैं लेटरल ट्रांसपोर्ट क्योंकि ऊपर की तरफ सीधी एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में हो रहा है। बेसिकली पानी को ऊपर भेजने के प्रोसेस को ही एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। बेसिकली मिनरल्स और पानी के मिक्सचर को सैप बोलते हैं। अब पानी को ऊपर भेजने के भी ना 2 प्रोसेसेस होते हैं, एक तो रूट प्रेशर थ्योरी और दूसरा होता है ट्रांसपिरेशनल पुल। रूट प्रेशर थ्योरी, देखो वो प्रेशर जो कि रूट्स द्वारा लगाया जाता है, जिस प्रेशर से पानी को ऊपर भेजा जाता है जाइलम में, दैट इज कॉल्ड रूट प्रेशर। देखो होता क्या है, एक बार हुआ ऑस्मोसिस पानी का, अब पानी आके चला गया जाइलम में, मतलब जाइलम थोड़ा सा भरा है अभी, बहुत कम। अब दोबारा से अब्जॉर्प्शन होगा, फिर से पानी जाइलम में आएगा, जाइलम में ऑलरेडी बहुत थोड़ा सा पानी है। अब जो पानी और आया है, मान लो पहली बार जब अब्जॉर्प्शन हुआ था तो 10 ml पानी ऑलरेडी था, अब मान लो दूसरी बार अब्जॉर्प्शन हुआ तो 10 ml और आ गया। तो बेसिकली जो जाइलम ट्यूब है, ना ही उसकी लंबाई बढ़ी है ना ही चौड़ाई बढ़ी है, बस बढ़ा है तो पानी का अमाउंट बढ़ा है, तो वही पानी का अमाउंट ऊपर जाता जाएगा। तो यही होती है रूट प्रेशर थ्योरी। बेसिकली छोटे छोटे प्लांट्स के लिए तो ये काम कर सकती है, पर ये बेसिकली बहुत बड़े बड़े जो टॉल प्लांट्स होते हैं उनके लिए काम नहीं करती, क्योंकि भाई इस मेथड से पानी को ऊपर पहुंचाते तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए टॉल प्लांट्स में यूज होता है ट्रांसपिरेशनल पुल। इसके लिए सबसे पहले जाइलम कंडक्टिंग ट्यूब का एक सेटअप समझ लो। तो जो जाइलम रूट पर होती है वो ही स्टेम से जाते हुए बेसिकली जो लीफ है वहां तक पहुंचती है और लीफ के मिडरिप से होते हुए जो लीफ की वेन्स होती हैं उनसे कनेक्ट हो जाती है, उनसे कनेक्ट होकर बेसिकली पूरी लीफ में फैल जाती है। तो फिर वही एक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड देन पानी का अब्जॉर्प्शन थ्रू ऑस्मोसिस। अब ये पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब जब ये पानी बेसिकली पहुंचेगा लीफ की वेन्स तक, तो लीफ में होते हैं कुछ पोर्स प्रेजेंट जिनको बोलते हैं स्टोमेटा। ये स्टोमेटा करते हैं ट्रांसपायरेशन। जाइलम ट्यूब में बेसिकली पानी कंटिन्यूअस फ्लो होता है, मतलब पानी के बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं होता, पूरे ट्यूब में पानी एक कंटिन्यूअस लाइन की तरह फ्लो होता है। मान लो इस लाइन में कंटिन्यूअस मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, अब ऊपर से एक मॉलिक्यूल ट्रांसपायरेशन से उड़ गया। एक्चुअली ये जो पानी की स्ट्रेट लाइन है ना, इसमें बेसिकली एक तरह का सक्शन क्रिएट हो जाता है, यानी कि अगर ऊपर का हम एक मॉलिक्यूल उड़ाएंगे तो नीचे के सारे मॉलिक्यूल्स ऊपर आ जाएंगे। इट्स लाइक एक स्टील की रोप है, अगर हम ऊपर से रोप को खींचेंगे तो पूरी रोप ही ऊपर की तरफ मूव होगी। और जैसा कि यहाँ पे एक तरह का पुल लग रहा है बेसिकली चीजों पे नीचे से ऊपर की तरफ, और ये जो पुल है वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू जनरेट किया जा रहा है, तो इसका नाम हो गया ट्रांसपायरेशनल पुल। नाउ कम्स ट्रांसलोकेशन, यानी कि मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फूड इन प्लांट्स। देखो सबसे पहले ये होता है फ्लोएम के थ्रू। तो फ्लोएम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर जानते हैं। इसमें 4 चीजें होती है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स।
या फिर फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा। बेसिकली फ्लोएम में सारी सेल्स लिविंग ही होती है एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स डेड होते हैं। तो जो सीव ट्यूब है वो लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी एंड वॉल्स पे बेसिकली जो छन्नी होती है, सीव बोलते हैं जिसको, उसकी तरह ही छोटे छोटे से बेसिकली पोर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, एक सीव की तरह होते हैं वो। बेसिकली ये जो सीव ट्यूब्स होते हैं लिविंग सेल्स तो होते हैं पर इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। इनके अंदर न्यूक्लियस इसीलिए नहीं होता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा जो खाना है वो बेसिकली अपने अंदर स्टोर करके उसका ट्रांसपोर्टेशन कर सके। अब जब इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता तो ये अपना काम कैसे करते हैं? तो यहाँ पे इनकी मदद करते हैं कंपेनियन सेल्स। ये भी लिविंग होते हैं और ये सीव ट्यूब से एकदम चिपके चिपके रहते हैं और इनके पास न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ होता है। सो नाउ कम्स की एक्चुअल ट्रांसलोकेशन होता कैसे है। तो देखो प्लांट में हुआ फोटोसिंथेसिस और उससे बन गया सुक्रोज। देखो प्लांट में फोटोसिंथेसिस से बनता है ग्लूकोज और ग्लूकोज के साथ साथ बनता है थोड़ा सा फ्रक्टोज और ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब कंबाइन हो जाते हैं तो वो सुक्रोज बनाते हैं। तो बेसिकली अब लीव्स में मीजोफिल सेल्स में सुक्रोज आ गया है क्योंकि भाई फोटोसिंथेसिस मीजोफिल सेल्स में ही तो होता है ना। बेसिकली ये जो फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल है और जाइलम कंडक्टिंग चैनल ये एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। तो देखो अब फूड आएगा फ्लोएम में, ऐसे ही मजे मजे में आ जाएगा क्या? नहीं। तो सबसे पहले फूड आता है कंपेनियन सेल में और वहां से होते हुए आता है सीव ट्यूब में। अब सीव ट्यूब में जब खाना आता है, खाना और बाकी अमीनो एसिड्स वगैरह काफी सारी चीजें जब आती हैं सीव ट्यूब में, तो जो फ्लोएम है वो कहता है जाइलम से कि भाई थोड़ा सा पानी मेरे को भी दे दो। तो बेसिकली जो जाइलम है वहां से पानी ऑस्मोसिस के थ्रू आ जाता है फ्लोएम में और वहां से ये जो मिक्सचर बनता है ना सुक्रोज, पानी और बाकी सारे अमीनो एसिड्स वगैरह का, वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट करा जाता है फ्लोएम के थ्रू अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शंस में। बेसिकली जो फ्लोएम वेसल्स हैं वो तो ऊपर नीचे हर जगह ही फैली होती हैं। इनसे बेसिकली खाना ट्रांसफर करा जाता है डेवलपिंग लीव्स, बड्स, फ्लावर्स, फ्रूट, स्टेम्स, रूट्स, हर किसी ऑर्गन को। बेसिकली खाना तो सभी को चाहिए ना। अच्छा ऑटम सीजन में तो सारी पत्तियां गिर जाती हैं तो फिर तब क्या होता है? तो बेसिकली जो एक्स्ट्रा खाना होता है ना वो स्टोर कर लिया जाता है स्टेम्स और रूट्स वगैरह में, जैसे पटेटो, रेडिश, ये सारे बेसिकली स्टोर्ड स्टार्च ही तो है ना। तो इस खाने को स्टोर कर लिया जाता है ताकि जब ऑटम आए और सारी लीव्स गिर जाए तो फोटोसिंथेसिस करने वाला तो कोई रहेगा नहीं, तो इन्हीं से खाना पहुंचाया जाता है। अब जानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इन अदर एनिमल्स। तो बेसिकली फिशेस में सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी कि फिशेस के हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जिसको गिल्स पे पंप किया जाता है। मतलब फिश की बॉडी में होता है सिंगल सर्कुलेशन। हमारी बॉडी में जैसे 2 बार ब्लड आता है तो डबल सर्कुलेशन होता है, फिश की बॉडी में 1 बार ब्लड आता है तो सिंगल सर्कुलेशन। एम्फीबियन में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बेसिकली एट्रियम तो 2 ही होते हैं पर जो वेंट्रिकल होता है वो एक ही होता है। देखो हमारी बॉडी में बेसिकली 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं और वो भी उनमें इंटरएट्रियल, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होते हैं ताकि ब्लड मिक्स ना हो। ये इतनी मेहनत क्यों करी जा रही है? ताकि ब्लड की मिक्सिंग ना हो और हमारे पास ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच पाए, क्योंकि हायर एनिमल्स में जो एनर्जी है उसकी डिमांड ज्यादा होती है, तो ज्यादा डिमांड को फुलफिल करने के लिए। पर जो एम्फीबियन है वो तो भाई छोटा सा एनिमल है, कितनी डिमांड होगी उसकी ऑक्सीजन की, तो इसीलिए उसमें अगर थोड़े बहुत ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी तो वो उसको चल जाएगा। रेप्टाइल्स में बेसिकली 4 चैम्बर्ड हार्ट ही होता है बट इनकम्प्लीट, एंड बर्ड्स और मैमल्स वगैरह में कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिससे उनकी हाई एनर्जी नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके विद परफेक्ट सेपरेशन। एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? देखो हमारी बॉडी में काफी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। अब उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से काफी सारी यूजफुल चीजें भी बनती है, जैसे कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी बनती है, पर उस एनर्जी के बनने में कुछ चीजें वेस्ट भी बन जाती है, जैसे कि CO2। वो हमारे लिए टॉक्सिक है तो हमको उसको करना होता है रिमूव। तो ऐसे ही रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इन एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड। जो एक्सक्रीशन होता है वो एनिमल्स में 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। एक होते हैं अमोनोटेलिक। देखो ऐसा होता है हमने अपनी बॉडी में खाना खाया, अब उस खाने में हमने खा लिया प्रोटीन जितने यूज होने थे उतने तो यूज हो गए। अब जो एक्स्ट्रा प्रोटीन है उनका क्या? अब वो प्रोटीन आते हैं लिवर के पास और लिवर उन प्रोटीन्स को तोड़ देता है और सिंपल यूनिट्स में बेसिकली अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड इन सब में तोड़ता है लिवर उसको और उड़ेल देता है ब्लड में। अब ब्लड क्या करता है? ब्लड सर्कुलेट होता है और उस जो भी वेस्ट होता है उसको ले जाता है किडनी के पास और फिर किडनी क्या करती है? उस वेस्ट को बाहर निकाल देती है। देखो अमोनिया सबसे पहले बनता है। अमोनिया को बेसिकली एक्सक्रीट करने के लिए काफी सारा पानी चाहिए होता है। अब जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया की फॉर्म में वेस्ट को बाहर निकालते हैं
उनको हम बोलते हैं अमोनोटेलिक। देखो ये ज्यादातर ऑर्गेनिज्म काफी सारे फिशेस और अमीबा वगैरह ही होते हैं जो कि पानी में रहते हैं। देखो अमोनिया को निकालने के लिए काफी सारा पानी चाहिए। अब तुम कहोगे कितना पानी, 2 लीटर तो हम वैसे ही पीते हैं, कहोगे तो 3 लीटर पी लेंगे, तो नहीं, इतना कम पानी नहीं, बहुत सारा पानी चाहिए होता है। तो इसके लिए जो ऑर्गेनिज्म के पास पानी की इतनी अवेलेबिलिटी होती है तो फिर तो वो निकाल देते हैं अमोनिया की फॉर्म में। अब जिनके पास नहीं है इतने पानी की अवेलेबिलिटी, वो क्या करेंगे? तो लिवर क्या करता है, अमोनिया को और लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, उसका ही लेस टॉक्सिक फॉर्म होता है यूरिया। तो जब लिवर इसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो उसको बेसिकली कम पानी चाहिए होता है एक्सक्रीट आउट होने के लिए। और जो ऑर्गेनिज्म यूरिया की फॉर्म में वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करते हैं उनको बोलते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ये बेसिकली थोड़ी बहुत फिशेस में भी होता है, फ्रॉग्स, मैमल्स। और फिर देन आते हैं सबसे ही गए गुजरे लोग, जिनके पास जितना पानी हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है उतने पानी की भी अवेलेबिलिटी नहीं होती। भाई तुम अपने दीवार पे चल रही छिपकली को देखो और सोचो इसको कहाँ से इतना पानी मिलेगा कि ये यूरिया निकाल पाए? तो हाँ सही बात है, उसके पास इतना पानी नहीं है। तो फिर उसकी बॉडी में क्या होगा कि वो जो यूरिया है उसको भी लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसको बोलेंगे हम यूरिक एसिड। और उस यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करने के लिए बहुत कम पानी चाहिए होता है और ये सबसे लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म होती है। ये बेसिकली बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स वगैरह में पाया जाता है। तो बेसिकली अब आते हैं एक्चुअल ह्यूमंस पर। देखो ह्यूमंस में जो एक्सक्रीशन होता है यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि स्वेटिंग, एक्सक्रीशन, एजेशन। लाइक ह्यूमंस में जो एक्सक्रीशन होता है उसके लिए जो प्राइमरी ऑर्गन होता है वो होता है किडनी। और बाकी कुछ एडिशनल ऑर्गन्स भी होते हैं जो कि एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड्स जो कि स्किन में होती हैं, वो स्वेट की फॉर्म में यूरिया बाहर निकाल देती हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन जो कि इजेशन करता है। सलाइवरी ग्लैंड, देखो ऐसा ना, सलाइवा जब बनता है ना सलाइवरी ग्लैंड में, तो वो थोड़ा थोड़ा सा फॉर्म में ना यूरिया बाहर निकालते रहता है। और लिवर तो है ही, लिवर के बिना तो किडनी भी नहीं निकाल पाएगी वेस्ट। देखो लिवर के बिना तो किडनी एक्स्ट्रा पानी तो फिल्टर आउट कर लेगी, पर जब उसको बना बनाया यूरिया ही नहीं मिलेगा तो फिर वो नाइट्रोजनस वेस्ट को कैसे बाहर निकालेगी? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें बेसिकली 4 तरह के ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले किडनीज, ये हमारे अब्डोमिनल कैविटी में डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती हैं, यानी कि जो हमारे पीछे की साइड है, बैक साइड, उसके भी नीचे वाली साइड पे। और ईदर साइड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, यानी कि जो हमारी बैक बोन होती है उसके दोनों साइड पे एक एक किडनी प्रेजेंट होती है, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। जैसे हम लंग्स के लिए वर्ड यूज करते हैं पल्मोनरी, हार्ट के लिए कार्डियक, लिवर के लिए हेपेटिक, वैसे ही किडनी के लिए वर्ड यूज करते हैं रीनल। किडनी का शेप राजमा बीन जैसा होता है। देखो किडनी में जो ब्लड एंटर करता है वो करता है रीनल आर्टरी से। ऐसी आर्टरी जो किडनी में जा रही है उसको हम बोलेंगे रीनल आर्टरी, क्योंकि किडनी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रीनल। वैसे ही जब जो ब्लड है वो फिल्टर आउट होके बाहर निकलता है किडनी से, तो फिर वो जाता है वेन में। और जिस वेन से ब्लड बाहर निकल रहा है उसको हम बोलेंगे रीनल वेन, क्योंकि वो वेन किडनी से ब्लड को बाहर लेकर आ रही है। और रीनल वेन ओपन होती है इंफीरियर वेना केवा में। देखो किडनी में बनता है यूरिन, जो कि यूरिया का एक वेस्ट होता है। अब वो यूरिन जाता है यूरेटर्स में। हमारे पास 2 यूरेटर्स होते हैं, हर एक किडनी से एक एक यूरेटर अटैच होता है, जो कि ओपन होता है एक यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पे यूरिन स्टोर होती है। और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वहाँ पे बेसिकली नर्व्स की भी सप्लाई होती है, इसीलिए तो जब हमको प्रेशर आता है वॉशरूम का तो फिर हम उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर पाते हैं। अब जब ये यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाएगा तो फिर तुमको अर्ज होगा यूरिनेट करने का, तो फिर यूरेथ्रा के थ्रू जो यूरिन होती है वो हमारी बॉडी से रिलीज हो जाती है। तो अब आते हैं नेफ्रॉन्स पर। तो नेफ्रॉन बेसिकली सेल्स होते हैं जो कि हमारी किडनीज को बनाते हैं। किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन्स ही होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखो, जो रीनल आर्टरी होती है वो किडनी में जाके डिवाइड करती है आर्टिल्यूल्स में, और फिर उन सारे आर्टिल्यूल्स में जो हर एक आर्टिल्यूल होता है वो डिवाइड हो जाता है पतली पतली कैपिलरीज में, और हर एक आर्टिल्यूल की कैपिलरीज मिलकर एक गुच्छा सा बना लेती हैं। उसको हम बोलते हैं ग्लोमर्यूलस। ग्लोमर्यूलस कुछ नहीं, बेसिकली एक टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज ही होता है। और अब बात करते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स की, यानी कि जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं उसमें जितने भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है उनकी। तो ये जो ग्लोमर्यूलस होता है ये एक बेसिकली कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं वुमेन्स कैप्सूल, उसके ऊपर रेस्ट कर रहा होता है। और फिर ये वुमेन्स कैप्सूल बेसिकली आगे कंटिन्यू होता है पीसीटी में।
प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। अब यही पीसीटी बाद में कंटिन्यू होता है लूप ऑफ हेनले में। देखो बेसिकली यहाँ से पीसीटी कंटिन्यू हो रहा है डिसेंडिंग लिम्ब में, जो कि बाद में जा रही है लूप ऑफ हेनले में, और फिर ये जो लूप ऑफ हेनले ये कंटिन्यू हो रहा है असेंडिंग लिम्ब में। जो लिम्ब नीचे आ रही है वो डिसेंडिंग, जो ऊपर जा रही है वो असेंडिंग, और जो नीचे है वो लूप ऑफ हेनले। अब यही असेंडिंग लिम्ब जाके कंटिन्यू हो जाता है डीसीटी में, यानी कि डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। ये बाद में कलेक्टिंग ट्यूब से कनेक्टेड होता है, जो बेसिकली छोटी सी होती है, और फिर ये जो कलेक्टिंग ट्यूब है ये एक बड़ी सी कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती है। जो एक कलेक्टिंग डक्ट होती है उससे कई सारे नेफ्रॉन्स के कलेक्टिंग ट्यूब्स कनेक्टेड होते हैं, और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये ओपन होती है यूरेटर में। और जो हमारे पास ग्लोमेरुलस था वो बेसिकली ये बाद में दोबारा से एक आर्टरी में कनेक्ट हो जाता है, और फिर वो आर्टरी क्या करती है, पीसीटी और लूप ऑफ हेनले के लेवल पर आते ही कई सारी कैपिलरीज में दोबारा से डिवाइड हो जाती है, और फिर पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी के अराउंड एक जाल टाइप का बना लेती है, और फिर से दोबारा से कंटिन्यू हो जाती है एक वेन्यूल में, जो कि कनेक्टेड होता है रीनल वेन से, और रीनल वेन कनेक्टेड होती है इंफीरियर वेना केवा से। तो अब जानते हैं कि आखिर यूरिन बनता कैसे है नेफ्रॉन्स की मदद से। देखो ग्लोमेरुलस बेसिकली कैपिलरीज ही तो है ना, ये कैपिलरीज थोड़ी सी ज्यादा परमिएबल होती हैं, बनी ये भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से ही होती है। अब इन कैपिलरीज के अंदर कंपैरेटिवली प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है। अब ये कैपिलरीज जो कि ग्लोमेरुलस की होती हैं, इनसे बेसिकली कुछ सामान बाहर आ जाता है। क्या क्या सामान होता है, प्लाज्मा, नाइट्रोजनस वेस्ट, पानी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और आयंस वगैरह। अब ये जो बाहर आया सामान है इसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। अब तुम कहोगे ग्लोमेरुलस में क्या बचता है, तो भाई ब्लड सेल्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह बचते हैं ग्लोमेरुलस में, और इस ही स्टेप को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो नाम पर मत जाओ, पूरा प्रोसेस समझो। अब ये जो फिल्ट्रेट है ये जाएगा पीसीटी में, और पीसीटी के लेवल पर ब्लड को रियलाइज होगा कि भाई एक्साइटमेंट में आते आते हमने कुछ ज्यादा ही चीजें निकाल दी, अब कुछ चीजें रीअब्सॉर्ब करनी पड़ेंगी क्योंकि वो काम की हैं। देखो बताया था ना कि ये जो बाद में ग्लोमेरुलस से आर्टरी आती है वो फिर से कैपिलरीज में डिवाइड होकर इनके आसपास एक जाल बना लेती है, तो उसी जाल की ब्लड कैपिलरीज दोबारा से ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आयंस और पानी को रीअब्सॉर्ब कर लेती है। सारा पानी नहीं, जितना एक्स्ट्रा होता है उसको अब्सॉर्ब कर लेती है। अब यही बाद में जाता है लूप ऑफ हेनले से होते हुए डीसीटी में। अब यहाँ तक हमने देखा कि यहाँ पर जो फिल्ट्रेट आया था उसके कुछ सब्सटेंसेस का यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन हुआ है, तो इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं रीअब्सॉर्प्शन। अब रीअब्सॉर्ब तो सारी काम की चीजें हो गई, अब जो भी चीज बची वो जाती है लूप ऑफ हेनले से होते हुए डीसीटी में। अब डीसीटी में जाकर ब्लड को रियलाइज होता है कि अभी भी भाई हमारे अंदर कुछ तो वेस्ट है जो हम और निकाल सकते हैं, तो फिर ब्लड के अंदर जितनी भी ड्रग्स वगैरह होती है, ड्रग्स या फिर थोड़ा बहुत वेस्ट और जो भी बचा होता है वो ब्लड फिर से डाल देता है यूरिन में बेसिकली, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो डीसीटी है ना इसने ही कुछ सिक्रीट करके ब्लड में डाल दिया है, पर ऐसा नहीं हो रहा है। ये तो ब्लड ने ही उसके अंदर से जितनी भी थोड़ी बहुत गंदगी बची थी वो भी निकाल के डीसीटी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट आया है उसमें डाल दी है। अब यहाँ पे बन जाता है यूरिन पूरी तरह। तो यहाँ होती है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन की भी प्रोसेस कंप्लीट, और फिर यहाँ से जो यूरिन होती है वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू किडनी से बाहर आ जाती है। तो यहाँ होती है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस कंप्लीट। इतनी ही थी एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। अब आते हैं आर्टिफिशियल किडनी यानी कि डायलिसिस पर। तो किडनी हर किसी इंसान के लिए काफी वाइटल ऑर्गन है, और जब भी किडनी में कोई इंजरी या फिर इन्फेक्शन हो जाता है जिससे किडनी के अंदर का ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो फिर अगर किडनी ब्लड को फिल्टर करेगी ही नहीं तो फिर ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट तो निकलेगा नहीं, और फिर वो जो गंदा ब्लड है नाइट्रोजनस वेस्ट वाला वो जहां जहां भी जाएगा बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करेगा। इसीलिए ब्लड को साफ करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। और जब किसी इंसान की किसी किडनी में इन्फेक्शन होता है वो थोड़े दिनों बाद सही हो जाएगा, पर जब तक सही नहीं होता है तब तक तो ब्लड को फिल्टर करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए यूज होता है आर्टिफिशियल किडनी यानी कि डायलिसिस का। तो इसमें क्या होता है, इंसान के ब्लड वेसल से खून निकाला जाता है और फिर उसको एक सेलुलोज ट्यूब में डाला जाता है। ये जो सेलुलोज ट्यूब होती है ये बेसिकली सेमी परमिएबल होती है, एक सेल की तरह, और ये जो ट्यूब होती है ये ओपन होती है एक टैंक में जिसके अंदर भरा होता है डायलाइजिंग फ्लूइड या फिर डायलाइजिंग सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन की खास बात ये होती है कि इसका कॉम्पोजिशन एकदम हेल्दी प्लाज्मा जैसा होता है, यानी कि इसमें 92 से 95% पानी होगा। देखो ये जो सेलुलोज ट्यूब है ये गई इस टैंक में, जिस टैंक में भरा हुआ है काफी सारा डायलाइजिंग फ्लूइड या डायलाइजिंग सॉल्यूशन, और ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है इसके अंदर बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है, बाकी इसका कॉम्पोजिशन हेल्दी प्लाज्मा जैसा ही होता है। अब जो ह्यूमन है उसके अंदर से जो ब्लड आता है सेलुलोज ट्यूब से होते हुए, जब वो इस डायलाइजिंग फ्लूइड में आता है तो उसके अंदर से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सेपरेट होके बाहर आ जाता है। अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर कैसे आता है,
देखो ब्लड के अंदर है काफ़ी सारा नाइट्रोजनस वेस्ट, और डायलाइजिंग फ्लूइड में कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, और चीज़ों की टेंडेंसी होती है अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर जाने की। तो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर आता है ये नाइट्रोजनस वेस्ट थ्रू डिफ्यूजन। और अब इस ब्लड से जैसा कि नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर आ चुका है, तो मतलब ये ब्लड हो चुका है प्योरीफाई। अब ये जो प्योरीफाइड ब्लड है इसको दोबारा से बेसिकली इंसान के अंदर भेज दिया जाता है। देखो ऐसा नहीं होता जो इंसान की ब्लड वेसल है उसके अंदर से एकदम से सारा खून चूस लिया। देखो एक जगह से खून निकाला जाता है तो दूसरी जगह से प्योरीफाइड खून अंदर भेजा भी जाता है, एज दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ किडनी। पर फिर भी यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, जैसा कि यहाँ पे कोई भी अब्जॉर्प्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। पर एक बात नोटिस की कि अगर इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन से बार बार हम ब्लड को पास करा रहे हैं तो उसके अंदर का जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। यानी कि इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में भी तो कभी नाइट्रोजनस वेस्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा ना। पर अगर इस सॉल्यूशन में नाइट्रोजनस वेस्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो छोड़ो, अगर इक्वल भी हो गया उतने नाइट्रोजनस वेस्ट के जितना कि नाइट्रोजनस वेस्ट है ब्लड के अंदर, तो फिर ब्लड का नाइट्रोजनस वेस्ट आएगा ही नहीं इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में। डायलाइजिंग सॉल्यूशन में भी उतना ही नाइट्रोजनस वेस्ट है, ब्लड के अंदर भी उतना ही नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो ऐसा ना हो, तो इसीलिए जो यूज डायलाइजिंग सॉल्यूशन होता है, यानी कि ऐसा डायलाइजिंग सॉल्यूशन जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको बाहर निकाला जाता है एक साइड से, और वहीं दूसरी साइड से फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन को अंदर डाला जाता है, ताकि जो टैंक है उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम ही बना रहे। तो ऐसे होती है डायलिसिस। अब ये हो चुकी है कंप्लीट। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो देखो प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन होता है वो हम ह्यूमंस के या फिर और ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है और काफ़ी सिंपल होता है। देखो ऐसा है, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, तो वो उतना ही बनाते हैं जितनी उन्हें ज़रूरत होती है, वो बिना बात के क्यों एक्स्ट्रा बनाएंगे। पर फिर भी कुछ वेस्ट तो जनरेट हो ही जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान, इसीलिए उनमें एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म काफ़ी कम वेस्ट जनरेट होता है। अब प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन होता है उसके लिए ऐसा कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं होता जैसे हमारे पास होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। प्लांट्स में अलग अलग पार्ट्स के थ्रू ही एक्सक्रीशन हो जाता है, या फिर अलग अलग पार्ट्स इस हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं, उनकी रूपरेखा उस तरह की हो जाती है कि वो एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन इटसेल्फ इज अ मेटाबॉलिक वेस्ट फॉर प्लांट, एंड सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी उनके लिए मेटाबॉलिक वेस्ट ही है, डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल सिचुएशंस। अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो ऑक्सीजन इज अ मेटाबॉलिक वेस्ट, अगर रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेटाबॉलिक वेस्ट। तो बेसिकली स्टोमेटा के थ्रू होता है एक तरह से जो गैसियस वेस्ट है उसका एक्सक्रीशन। अच्छा, ये तो बात रही गैसियस वेस्ट की। स्टोमेटा के थ्रू पानी का भी एक्सक्रीशन होता है थ्रू ट्रांसपायरेशन। और देखो प्लांट्स में बेसिकली तुमने सुना होगा एक सेकेंडरी जाइलम बन जाती है। ऐसा होता है जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है उसके अंदर एक सेकेंडरी जाइलम बनने लगती है। अब जैसे जैसे प्लांट बड़ा हुआ तो उन जाइलम के वॉल्स पे इतना प्रेशर पड़ा कि प्रेशर की वजह से जो जाइलम के वॉल्स थे उनके सेल्स ही मर गए, और जब वो सेल्स मर गए तो प्लांट के लिए तो वो किसी काम के नहीं रहे ना। तो प्लांट क्या करता है, उनको एज गार्बेज बैग यूज कर लेता है। तो प्लांट क्या करता है, उनके अंदर ही अपने अंदर के जितने टॉक्सिन्स या फिर वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको डालने लगता है। या फिर कभी कभी तुमने सोचा होगा कि पौधे को तो हम रोज पानी देते हैं फिर भी पत्तियां झड़ रही है इसकी। तो पत्तियां झड़ना एक अच्छी चीज है, हमेशा नहीं पर हाँ, पत्तियां झड़ना भी प्लांट्स के लिए एक्सक्रीशन परफॉर्म करने का एक तरीका ही है। देखो ऐसा होता है, प्लांट्स के अंदर होते हैं काफी बड़े बड़े वैक्यूल्स। तुमने देखा होगा कि इतने बड़े वैक्यूल्स होते हैं कि न्यूक्लियस भी साइड हो जाता है। तो वो जो वैक्यूल्स होते हैं उनके अंदर भी प्लांट्स अपने अंदर के टॉक्सिन्स भर देते हैं। तो वो जो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के जैसा कि लीफ वगैरह, उनके अंदर के जो वैक्यूल्स होते हैं उसके अंदर प्लांट्स टॉक्सिन्स भर देते हैं और फिर बाद में वो लीव्स शेड कर देते हैं, यानी कि वो लीव्स झड़ जाती हैं। और तुमने जिंदगी में कभी ना कभी गम तो खाया ही होगा। नहीं वो वाला गम नहीं, गम गोंद बोलते हैं जिसको हिंदी में, खाने वाला गोंद। वो भी प्लांट का एक वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है। इनफैक्ट लेटेक्स, गम, रेजिन, ये सारे प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट्स ही होते हैं। प्लांट के लिए तो वेस्ट है, हमारे लिए यूजफुल है पर। और बेसिकली प्लांट्स अपने आसपास की सॉइल में भी कभी कभी एक्सक्रीटरी वेस्ट एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। सो दैट इज इट अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। इतना ही था। सो टिल देन बाय।